तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव उसके बाद जा करके आपको इतना कॉस्ट चुकाने के बाद आपको वो लर्निंग मिली, तो वो क्या थी सर? सबसे पहला बड़ा लर्निंग मेरे को मिली 1992 हर्षद मेहता स्कैम से। अच्छा। दिस टाइप ऑफ सिचुएशन कैम कि 500 की गड्डी यार बक्स 100 रुपये में बिक रहा है। मैंने क्या मतलब है, ऐसे शेयर मार्केट में हो गया था जिनकी नेटवर्थ माने हार्ड कैश बैंक में है 100 रुपये और 75 रुपये बिक रहा है, और बाकी एसेट अलग। तो मैंने आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या हो रहा है, क्या मैंने इज इट नॉट द राइट टाइम टू बाई। तो उस दिन यही सोच रहा था, और मेरा शाम को 6 बजे करीब मेरे ग्राफ पे नज़र पड़ी। तो ग्राफ पे जब नज़र पड़ी मैंने देखा 1992 मार्च मार्केट क्रैश हुआ था हर्षद मेहता वाला, एंड सेम थिंग हैपेंड आफ्टर 18 months 1993 सितंबर। माने द प्राइस साइड हैड क्रैश लाइक एनीथिंग। इफ़ यू आस्क एनीबॉडी टू परचेज एनी शेयर कि यार ये शेयर ले लो, बहुत गिर गया, 100 रुपये था 10 रुपये आ गया, बोले शेयर्स का नाम मत लेना। तो मुझे 200 शेयर रेमंड उलेन की शेयर्स अलॉटमेंट मिला 16 रुपये के हिसाब से। अच्छा। एंड आते ही वो 80 रुपये में बिक गया। 16 सीधा 80 रुपये IPO में मिला मेरे को 16 रुपये के हिसाब से, एंड आते ही मैंने बेच दिया 80 रुपये में। ठीक है। मैं बोला इससे बढ़िया काम ही नहीं है फिर तो। सो हेलो एवरीवन, ये बॉन्ड्स पे टीवी का 5th एपिसोड है, जिसके अंदर हमारे साथ है काफ़ी स्पेशल गेस्ट जिनका नाम दिलीप सर। एज अ प्रोफेशन वो चार्टेड अकाउंटेंट है, और साथ ही साथ उनको 4 डेकेड्स का कैपिटल मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट, इन सब में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमको इतनी सारी वैल्यूबल इंसाइट देने के लिए। तो सर स्टार्ट करते हैं, बताइए सर कैसे हैं आप? ठीक है, आई एम वेरी फाइन। एंड स्टॉक मार्केट के ऊपर मेरा मोस्ट ऑफ दी लाइफ स्पैन हैज आई हैव स्पेंड ऑन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के ऊपर काफ़ी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, एंड एज ए ब्रोकर ऑल्सो आई हैव गॉट एनफ एक्सपीरियंस फॉर 23 years। सो वट एवर यू वुड लाइक टू नो, मैं आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल दोज थिंग्स। सो सर फर्स्ट क्वेश्चन मेरा यही था, जैसे आपने 4 डिकेड्स दिए मार्केट के अंदर, तो आपने जो सबसे वैल्यूबल लेसन जो सीखा मार्केट से, क्योंकि अल्टीमेटली लेसन जब ही आता है जब कोई कॉस्ट बेयर करता है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव उसके बाद जा करके आपको इतना कॉस्ट चुकाने के बाद आपको वो लर्निंग मिली, तो वो क्या थी सर? सबसे पहला बड़ा लर्निंग मेरे को मिली 1992 हर्षद मेहता स्कैम से। अच्छा। मैं 1982 से स्टॉक मार्केट से एक्वेंटेड हूँ। बहुत आश्चर्य की बात होगा कि मेरे ज़िंदगी में मैंने कभी ना तो कोई लॉटरी खरीदा था, ना कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटी किया था। बट उड़ीसा से बीकॉम करने के बाद जब मैं दिल्ली आया CA करने के लिए, दिल्ली आने के बाद जो मेरी CA फॉर्म में किसी उड़ीसा के कोई सीनियर थे, ऑलरेडी ही वाज वर्किंग देयर, तो उनके माध्यम से आर्टिकलशिप करने के लिए उनकी फॉर्म में फर्स्ट डे जब गया, तो मैं जहाँ जब पहुँचा वहाँ पे ही वाज फिलिंग अप सम फॉर्म्स। तो मैंने पूछा कि भी क्या ये क्या चीज़ है, क्या कर रहे हो ये? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि भी ऐसे ऐसे शेयर्स आता है, IPO आता है, वैसे भरते हैं, तो ऐसे फिर आने से उसको अच्छे रेट में बिक जाता है ये। तो ऑन दैट डे रेमंड उलेन का सेमी कन्वर्टेबल डिवेंचर, पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर आया हुआ था। तो वो डिवेंचर पार्शियली कन्वर्टेबल जो था 16 रुपये में 16 रुपीज़ में रेमंड का शेयर्स दे रहा था कंपनी। 2 शेयर्स दे रहा था एक डिवेंचर पे, बाकी 70-80 रुपये, 70 रुपये करीब डिवेंचर पोर्शन उसमें रह जाता 100 रुपये में। तो मैं बोला ठीक है, मेरा भी लगा दो उसमें। ऑन द वेरी फर्स्ट डे, मैंने ऑन दैट डे आई हैड नॉट नोन अबाउट द एस ऑफ द शेयर्स, एंड उसी दिन मैंने वो लगा रहे थे, तो मेरा भी उन्होंने 5-5.5 हज़ार रुपये का एप्लीकेशन लगा दिए। तो मुझे 200 शेयर रेमंड उलेन की शेयर्स अलॉटमेंट मिला 16 रुपये के हिसाब से। अच्छा। एंड आते ही वो 80 रुपये में बिक गया। 16 सीधा 80 रुपये IPO में मिला मेरे को 16 रुपये के हिसाब से, एंड आते ही मैंने बेच दिया 80 रुपये में। ठीक है। मैं बोला इससे बढ़िया काम ही नहीं है फिर तो। सो दैट वाज द फर्स्ट डे ऑफ माय स्टॉक मार्केट, एंड दैट अट्रैक्टेड मी लाइक एनीथिंग कि भी 16 का माल 80 में बिक जाए 5 गुने में, 5-6x के आसपास महीने के अंदर, तो इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकता है। एंड लकीली
उस दिन से आईपीओ लगाना शुरू किया मैं। एंड पहले साल तो मैंने सीए में एडमिशन लिया और चल रहा था। नेक्स्ट ईयर मैंने उसी साल ही 1982 सितंबर में आई गॉट ए लेटर फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी फ्रॉम उड़ीसा, सम्बलपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा, कि आई हैव बीन अवॉर्डेड स्कॉलरशिप एज पर द रिजल्ट ऑफ माय बीकॉम एग्जामिनेशन, ओके, बट प्रोवाइडेड आई टेक एडमिशन इन हायर कोर्सेस, हायर एजुकेशन, इफ आई फॉलो अप हायर एजुकेशन, तब जाकर वो स्कॉलरशिप मेरे को मिलेगा। अच्छा, तो क्योंकि बीकॉम में मेरा हमारी यूनिवर्सिटी में 5th पोजीशन था, जी, जबकि आईकॉम में इंटरमीडिएट कॉमर्स होता था उस टाइम पहले, 12th के बाद, 11th के बाद, उसमें मेरे नंबर 1 पोजीशन था यूनिवर्सिटी में, क्या बात है सर। एंड बीकॉम में 5th पोजीशन था। तो उसके बेसिस पे आईकॉम में भी स्कॉलरशिप मिला था, बीकॉम में भी मिला। तो मैंने नेक्स्ट ईयर आई डिसाइडेड टू टेक एडमिशन इन एमकॉम ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस। तो नेक्स्ट ईयर मैंने फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमकॉम में एडमिशन लिया। जी, एमकॉम एडमिशन लिस्ट में मेरा नंबर 1 में एडमिशन लिस्ट में था नाम, तो उसलिए मेरे को हॉस्टल भी मिल गया, द बेस्ट हॉस्टल, क्रीम हॉस्टल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, दैट इज़ ग्वायर हॉल। एंड वहाँ पे मैंने एमकॉम किया, 2 साल रहा, उसके बाद एलएलबी किया, 3 साल रहा, 5 साल मेरा टाइम भैया, हॉस्टल में गुजरा, और साथ साथ एमकॉम, एलएलबी एंड सीए तीनों चीज़ चल रहा था मेरा। तो मैं जो आईपीओ लगाना शुरू किया था, तो हॉस्टल में नेक्स्ट ईयर चला गया था, हॉस्टल से भी आईपीओ लगा रहा था, एंड 2 लाख रुपीज़ एज ए सीड कैपिटल मैं लाया था। माई एल्डेस्ट ब्रदर वाज रिटायर्ड चीफ इंजीनियर इन इरीगेशन फ्रॉम इरीगेशन डिपार्टमेंट इन ओडिशा गवर्नमेंट, तो उन्होंने दिया था। अच्छा, तो उस 2 लाख को मैं आईपीओ में, ओनली आईपीओ आई वाज डूइंग, आईपीओ में लगाते लगाते 1988 में जब हॉस्टल छोड़ा मैंने, जी, आई हैड मेड इट 25 लाख रुपीज वर्थ ऑफ शेयर्स एंड कैश। सर उस समय के 25 लाख रुपए। Yes, in July 88, I had 25 lakh rupees of net worth by way of liquidity and shares, and I had a Premier Padmini car while I was staying in the hostel, and a scooter. With these things, I left hostel in 1988. So this was my beginning of स्टॉक market. Fortunately, till that period, starting from my childhood, यस सर, मैंने कभी एडवर्स सिचुएशन नहीं देखा लाइफ में। एडवर्स क्या होता है मैंने कभी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया था, या कमी क्या होता है पैसे की। मैंने आई वाज फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली, मेरे फादर बिजनेसमैन थे, तो कभी भी किसी चीज़ का पैसे की शॉर्टेज नहीं देखे। या कभी उस समय में मैं ये कहूँगा, आजकल की सिचुएशन देखते हुए जी, कि लोग जैसे फलाना स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, फलाना कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, फलाना यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं पे भी मिल जाए तो मैंने चांसेस जहाँ पे मिल जाए बेटर होगा, ये रो। मैंने लाइफ में ऐसी कंपटीशन मैंने कभी नहीं देखा। जहाँ अप्लाई किया वहाँ मिल गया, जहाँ पढ़ना चाहा वहीं पढ़ा। तो मैंने एडवर्स सिचुएशन मैंने कभी लाइफ में देखा नहीं था तब तक। एंड लोग कहते थे कि किस्मत की बात है, लक अच्छा होगा तो आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा, ये होगा। मैं कहता था लक क्या चीज़ होता है। मैंने जब सक्सेस ही सक्सेस देखा था मैंने जी, ज़िंदगी में, क्लास 1 से लेके अप टू एमकॉम, आई विल से, मैंने कभी किसी क्लास में सेकंड नहीं हुआ, किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड नहीं हुआ, और कहीं पे भी मेरा सेकंड डिवीज़न नहीं आया। ऑलवेज आई प्रोक्योर्ड फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट रैंक इन द स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर अप टू एमकॉम, एंड आई वाज ए स्कॉलरशिप होल्डर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 3 अप टू एमकॉम। कंटिन्यूसली हर साल मेरे को स्कॉलरशिप मिला, कभी भी लैप्स नहीं हुआ। दिस इज़ माई एकेडमिक करियर। और उसके बाद आने के बाद प्रैक्टिकली जब शेयर मार्केट में इतना बढ़िया कमाया मैंने, 82 से लेके आप कह सकते हो 88 तक 2 लाख का 25 लाख बना लिया मैंने। तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत ईजी है स्टॉक, मैंने पैसा कमाना ये है। तो मैंने सीए करने के बाद जॉब वॉब का तो कभी सोचा ही नहीं था। तो मेरे जो जिस फर्म में मैंने सीए किया था, जी, उन्हीं के वो 2 पार्टनर थे, वो अलग हो गए, क्योंकि मेरे को पूछे अगर पार्टनर मैं बनना चाहता हूँ एक पार्टनर का, जो के अग्रवाल जी थे, तो दे विल सेपरेट एंड ही विल कीप मी एज ए पार्टनर। तो वही हुआ, वो अलग जब हो रहे थे तो मेरे को के अग्रवाल जी एज ए पार्टनर एक्सेप्ट किए, और उनके साथ पार्टनरशिप में सीए प्रैक्टिस स्टार्ट किया। एंड साइमल्टेनियसली मेरा जो शेयर्स की इन्वेस्टमेंट चल रहा था जी, वो चल ही रहा था।
तो 1982 तक 88 तक आई वॉज जस्ट इन टू प्राइमरी मार्केट, अप्लाइंग इन IPO IPOs. and selling it in the secondary market. Not माने very few shares I was keeping for long term investment. But 88 के बाद जब हॉस्टल छोड़ा तब मैं सेकेंडरी मार्केट में आ गया. अच्छा. अब असली गेम स्टार्ट हाँ, होगी. तो असली गेम वहीं से स्टार्ट हुआ. तो सेकेंडरी मार्केट में आया और सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट ओनली, नॉट स्पेकुलेशन. तो जब इन्वेस्टमेंट में भी था, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, माने इट वाज सो फेवरेबल टू मी. सबसे पहला इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी मार्केट में मेरा था DCM. उस टाइम DCM दिल्ली क्लॉथ मिल्स अच्छा. शेयर चलता था, जो आजकल श्रीराम कई ग्रुप में डिवाइड हो गए. पहले एक दिल्ली क्लॉथ मिल था, तो उस शेयर्स में लगाता था. मैंने जिस दिन में खरीदता था कि 30-32 रुपये की रेंज में खरीदता था, खरीदते ही 2-3 दिन में वो 45-46 रुपये हो जाता था और मैं बेच देता. बेचते ही फिर 5-7 दिन में फिर 30-32 रुपये फिर लेता था. मैंने काफ़ी बार मैंने अप डाउन किया DCM की शेयर में. तो ऐसे लगता था उस टाइम कि मैंने पैसे कमाना तो बहुत इजी चीज़ है, मैंने कोई डिफ़िकल्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में. तो लाइक दिस माई जर्नी केप्ट ऑन गोइंग. फिर मैं धीरे धीरे जब सेकेंडरी मार्केट में आया, उस टाइम स्पेकुलेटिव मार्केट था, बदला सिस्टम था, फॉरवर्ड सिस्टम 15-15 दिन का माने कैरी फॉरवर्ड होता था. जैसे आजकल F&O है. हाँ जी. F&O के बदले पहले होता था बदला सिस्टम, 15 दिन का कैरी फॉरवर्ड सौदा होता था जी. तो उस दैट इज कॉल्ड प्योरली स्पेकुलेटिव मार्केट. तो मैं फिर उस मार्केट में घुस गया कि ब्लैंक सेलिंग ब्लैंक बाइंग करना. तो देयर मैंने स्टार्टेड माई एडवर्स पीरियड. स्पेकुलेशन करना मतलब क्वाइट रिस्की. तो वहाँ करते करते 1988 से आई रीच टू द स्टेज ऑफ 1992 हर्षद मेहता स्कैम. तो उस टाइम में इतना पैसा था जो कमाया था 1991 टुवर्ड्स नवंबर-दिसंबर. और 1990 से ये बूम शुरू हो गया था हर्षद मेहता का, बिकॉज बैंकिंग सोर्सेज से पैसे ला के स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज करना वो स्टार्ट हो गया था सारा. तो 92 में उफान हो गया था, मार्च 92 में इट रीच टू द पिक. तो उस टाइम मैंने ACC का शेयर चल रहा था 700-800 रुपये में जी. जो कि 2200-2300 रुपये हो गया बहुत जल्दी. 2200-2300. हाँ, कितने टाइम? विद इन ए मंथ और टू हर्षद मेहता स्कैम में. हाँ, तो मैंने उठा के ब्लैंक बेच दिया वो ACC का शेयर. अच्छा. और मेरे और 1-2 फ्रेंड भी थे, उनके भी बिकवा दिया. अच्छा. जबकि मार्जिन मेरे लगे थे, पैसे उन्होंने दिए नहीं थे. अच्छा. जो भी है, मैं बोला इतना बढ़ गया, गिरेगा आज नहीं तो कल सही. वहाँ वो हर्षद मेहता मैंने यूफोरिया ऐसे चल रहा था कि वो जब 3300-3400 पहुँचा, मेरा तो सारी हाथ पाँव फूल के, सारे पैसे जितने इन्वेस्टमेंट थे सारे माने नेगेटिव हो गए, सब उसमें लॉस में चला गया. शेयर बेच के लॉस मेकअप किए और 3400-3500 के राउंड मुझे याद है कि काट दिया था सारा, क्योंकि मेरे पैसे ख़त्म हो गए थे. अच्छा. एंड उसके बाद विद इन ए मंथ इट रीच टू 10,000. ACC 10,000 सीधा. ACC 10,000 रुपये पहुँच गया. अच्छा. मैं वाला भगवान बचा दी. मैंने खत्म तो हो ही गए थे, सारी कैपिटल खत्म मेरा. हाँ. और उसके बाद मैंने कंपल्सरीली ही काटना पड़ा, मैं तो कहूँगा. उसके बाद 10,000 देखने के बाद तो होश गायब हो गया कि क्या होता है अगर तुम वहाँ नहीं कटे तो क्या होता. तो ये सिचुएशन आई. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मार्च 1992 मैंने 88 जुलाई हॉस्टल जब छोड़ा, 25 लाख था मेरे पास जी. मैं उस टाइम एक घर खरीदने का भी देखा था कहीं 200 गज का, 2 लाख में मिल रहा था. वो उसको नहीं लिया. मैं बोला स्टॉक मार्केट में लगे रहे, इसमें जो रिटर्न है कहीं नहीं है. हाँ. तो उसी में लगाते रखा. और मार्च 1992 में मेरी सिचुएशन ये थी कि मेरी गाड़ी बिक गई, मेरे पास खाली एक स्कूटर था और किराए के घर में था मैं, और मेरा नेट 5 लाख रुपीज़ माइनस था. नेट 5 लाख उस टाइम पे? उस टाइम पे 1992 मार्च में कि 5 लाख रुपए माइनस इसलिए हो गया कि मैं जिस घर में किराए में था, हमारे मारवाड़ी आदमी थे कलकत्ता के, तो उनकी काफ़ी विश्वास था, मेरी फैमिली बैकग्राउंड जानते हुए सब कुछ. तो मेरी सिचुएशन जानते हुए भी उन्होंने मेरे को 5 लाख रुपए लोन दिया था उस टाइम टू गेट रिड ऑफ माई लाइबिलिटीज़. तो वो 5 लाख रुपए कर्जा था. एंड आई हैड डिसाइडेड कि नो स्टॉक मार्केट से कुछ नहीं, जॉब ज्वाइन करूँगा. मैं उस टाइम ऑडिट चल रहा था, मेरा CA प्रैक्टिस भी चल रहा था. आई वॉज स्पेशलाइज इन
clients of exporter clients, those who were doing exports, garment exports. All of my clients were garment exporters. I had a specialization in garment export line, and because of that specialization, एक के बाद एक के बाद एक के बाद बाय हियरिंग, माउथ हियरिंग से ही सुन के दूसरे दूसरे क्लाइंट बुला बुला के मेरे को उनकी काम दे रहे थे कि भी हमारा भी ऑडिट कर दो, हमारा भी ऑडिट कर दो, हमारा भी ऑडिट कर दो। तो उस लाइन में था। तो एक क्लाइंट मेरे को ऑफ़र किया उस समय पे 1992 में कि आप बाकी जो क्लाइंट है उनको भी हैंडल करो, बाकी टाइम सारा मेरे पास लगाओ, रेस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा। तो एंड आई विल गिव यू मिनिमम 10,000 रुपीज़ पर मंथ, और बाकी आपका जो भी है इनकम चलता रहेगा। तो आई हैड एग्रीड ऑल्सो, और मैंने हाँ भी कर दिया था, क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो हालत कर दिया था वो देख के कि क्विट करने का सोचा था। पर मैंने काम चालू था, चल रहा था। 2-4 दिन मैंने बहुत चिंता हो रहा था कि भी मेरी जो कर्जा है 5 लाख पहले, इसको कैसे उतारूंगा मैं। ऐसे 10-10 हज़ार रुपये सैलरी में है, और थोड़े बहुत और बाकी प्रैक्टिस की इनकम में है, इंटरेस्ट भी देना है, कर्जा भी उतारना है, फिर आगे के लिए मैंने फैमिली भी चलाना। तब तक मेरी एक बेटी हो चुकी थी जी। तो कैसे मैं, हाउ कैन आई लीड माई लाइफ। तो मैंने सोचा ना, ये पॉसिबल नहीं है, जॉब करके तो नहीं है, शेयर मार्केट से निकालना होगा। एंड बाय दैट टाइम एक्चुअली आई हैड एनालाइज्ड ए लॉट कि आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ सक्सेस थ्रू आउट माई लाइफ, व्हाट मेड मी फेल्ड। मैं किस लिए मैं फेल हो गया इस मैंने वेंचर में, और कैसे ऐसे ये एपिसोड हुआ। तो आई ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स कि भी क्या चीज़ हुआ, क्या गलती हुई। तो उसमें मुझे ये पता लगा, कोई भी छोटी इक्विटी वाली कंपनी है, उस टाइम इक्विटी बहुत कम होते, 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐसे होता था। अच्छा। तो वो छोटी इक्विटी वाली कंपनी में ब्लैंक कभी नहीं बेचना चाहिए। उसको ऑपरेटर कहीं मर्जी जहाँ मर्जी पहुँचा सकता है। वो कैपिटल लगा के पैसे मिल गया करके, हाँ। तो ब्लैंक छोटी इक्विटी वाली बेचोगे तो मरोगे। बड़ी इक्विटी है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे में अगर ओवर प्राइस्ड है और ब्लैंक बेचते तो उसका बाप भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और एक ना एक दिन आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आफ्टर रीचिंग टू दिस कंक्लूजन, उस समय में क्या हुआ, 1992 में जब ये उफरी हुआ था, मास्टर गेन, मास्टर प्लस म्यूचुअल फंड, अच्छा, और मॉर्गन स्टैनली म्यूचुअल फंड इंडिया में इशू हुए थे। फर्स्ट टाइम म्यूचुअल फंड्स मार्केट इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। एंड टू द माई सरप्राइज 10 रुपये में म्यूचुअल फंड इशू हुआ है, नया फंड है जी, और वो शेयर्स 40 रुपये 50 रुपये बिक रहा था। अच्छा। हाँ, मास्टर प्लस वॉज कोटिंग एट 40-50 रुपीज़, इट हैड गॉन अप टू 50 रुपीज़। मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड जो 10 रुपये में IPO इशू कर रहा है, भी एक तरह कई हज़ार करोड़ के, एंड वो मार्केट में प्रीमियम माने मार्केट में 15 रुपये में 20 रुपये में बिक रहा है, जिसके कि मुझे पता था कि 100% फुल अलर्टमेंट आएगा। लेकिन मार्केट में यूफोरिया क्रिएट हो गया था, फास्ट कम फास्ट होगा, लिमिटेड लोगों को मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। आई वाज श्योर सबको मिलेगा। मैंने 5-6 रुपये प्रीमियम में मॉर्गन स्टैनले काफ़ी शेयर बेचा था प्रीमियम मार्केट में, जो सेकेंडरी माने अनरेगुलेटेड मार्केट होता है। और ऐसे मास्टर गेन, मास्टर प्लस, इसको फॉरवर्ड में बिकता था। जैसे अभी आज मान लीजिए आपका सितंबर चल रहा है जी, तो आप दिसंबर का बेचना चाहो, अच्छा, 3 महीने आगे का, हाँ, तो आज की रेट है 40 रुपये जी, 3 महीने आगे का 43 रुपीज़ में बिक जाता था। अच्छा, 40 इंटरेस्ट मिला के, मैंने जिसको आज पैसा देना नहीं पड़ेगा किसी सौदा के हो, तो आपको 31 दिसंबर में सौदा देना है, तो 31 दिसंबर का रेट 43 रुपीज़ हो गया। जैसे एडवांस का रेट फॉरवर्ड का प्लस करके ही होता है जो भी है। तो मैं उसको बेचता गया, इसलिए बेचता गया कि भी एक ना एक दिन ही नीचे आएगा। म्यूचुअल फंड कंसेप्ट आई हैड अंडरस्टूड जली वेल एट दैट टाइम, रीडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसेप्ट एवरीथिंग। आई वाज 100% श्योर कि ये रह नहीं सकता, ये रेट, ये एक ना एक दिन नीचे आना है। एंड वही हुआ, बड़ी अच्छी क्वांटिटी में बेच के रखता था मैं। एंड जो भी मान लीजिए मैंने 40 रुपये में बेचा है, 2 महीने आगे का सितंबर का बेचा था, सितंबर एंड में 45 रुपये बंद हुआ, तो मेरे को 5 रुपये डिफरेंस देना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, 5 रुपये डिफरेंस दिया। उस दिन 45 रेट है, 48 का आगे का और बेच दिया, 48 में सौदा स्क्वायर ऑफ नहीं किया, आगे का और बेच दिया। तो आई केप्ट ऑन कंटिन्यूइंग, डिफरेंस ओनली देना पड़ेगा। एंड दिसंबर आया, इन द मेन टाइम दिसंबर 1992 अराइव्ड। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिसंबर 1992? बाबरी मस्जिद। अच्छा।
तो जिस दिन बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, अच्छा, मार्केट धड़ 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 सारी नीचे आ गया, क्रैश। कितना % सर? तो उस दिन मैंने जितना भी बेचा हुआ था ब्लैंक के, टोटल हिसाब लगाया तो करीबन 30 लाख करीब मेरा डिफरेंस मिल रहा था मेरे को। अच्छा, हाँ, तो मैंने सारे सौदे काट दिए, डिफरेंस बुक कर दिए, बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज सच ए बिग क्रैश एंड मोस्ट ऑफ द पीपल गॉट ट्रैप्ड इन दिस। एंड टू योर सरप्राइज सारे सौदे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही हुआ था, क्योंकि हमारी इतनी यूफरिया था उस टाइम। बार एसोसिएशन में G19 रूम होता था इनकम टैक्स में, बार हमारी CH का एक कॉमन रूम होता था जो भी प्रैक्टिस करते थे। हाँ। वहाँ पे प्रैक्टिकली फ्राइडे शाम को मार्केट लगती थी हमारी ऑफिशियली सेल परचेज होता था। तो मेरी जितने भी सेकेंडरी मार्केट का, प्रीमियम मार्केट का काम था, सारी CH के अंदर था। इन स्पाइट ऑफ दैट उसमें से मुश्किल से मेरे 12-13 लाख रुपए मुझे डिफरेंस मिला। बाकी लोगों ने दिए ही नहीं, भाग गए, मैंने बात ही करना छोड़ दिए, कोई यहाँ से छोड़ के भाग गए, ऐसे सिचुएशन हुई। मैं बोला जो भी मिला ले लो, हाथ में लेके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई डिड, नहीं दिस हैपेंड इन तो 92। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई डिड इज इन October 93 आई परचेज ए फ्लैट इन रोजरी गार्डन। अच्छा, बाय कंज्यूमिंग ऑल माई capital profit whatever around 12-13 lakhs rupees I had in my hand। लोन पेमेंट करने के बाद, सब कुछ करने के बाद, मैं पूरे के पूरे अमाउंट लगा के 13 लाख में एक फ्लैट खरीदा रोजरी गार्डन में रहने के लिए। मैं बोला फर्स्ट काम ये है, मुझे शेयर मार्केट में पूरे नहीं लगना। अगेन आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। अच्छा, तो जीरो से स्टार्ट करके उसके बाद फिर IPO बूम शुरू हुआ 95 में, 96 तक इतना IPO बूम चला। फाइनेंस कंपनी जैसे अभी IPO बूम चल रहा ना, हाँ जी, हाँ जी, वर्चुअली आई विल से कि 10 रुपये का शेयर्स जिसकी माने 10 की वर्थ नहीं है, वो शेयर 100 रुपये में इशू हो रहा है आज के डेट में। पार्टिकुलरली SMEज, हाँ, SME IPO, स्मॉल एंड मार्जिनल एंटरप्राइजेज जो एक सेक्शन खोल दिए। माने सेम थिंग 1993, 94, 95 में हो रहा था। सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक एक कंपनी खुल के, फाइनेंस कंपनी 10 रुपये माने 3 करोड़ की कैपिटल करते थे और 2 करोड़ की, 1.5 करोड़ की इशू लाते थे। 10 रुपये का शेयर इशू करते थे मार्केट में, ऑफिशियल अनऑफिशियल प्रीमियम मार्केट में। और 10 का शेयर 15 में, 20 में, 25 में बिक रहा है ऐसे। और हमें सब पता था कि किसका कितना अलॉटमेंट हो रहा है, कितना टाइम ओवरसब्सक्राइब हो रहा है। पता लगा एक शेयर 2 टाइम ओवरसब्सक्राइब हो रहा है, 5-5 रुपये एप्लीकेशन मनी ले रहे हैं, मैंने 10 रुपये आप लगाए और 10 रुपये प्रीमियम में मार्केट में बिक रहा है। अच्छा, तो हमने लगाए और बेचे ऑफिशियल मैंने प्रीमियम मार्केट में। ऐसे कर करके 2 साल में मैंने इतने पैसे कमाए कि 1995 में NSE फॉर्मेशन हो गया था। हर्षद मेहता बूम के बाद द NSE कॉन्सेप्ट हैड स्टार्टेड। गवर्नमेंट ने 10 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कह के 5-5 करोड़ रुपए लगवाए। 50 करोड़ रुपए ओनली दे कलेक्टेड फ्रॉम IFCI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, PNB, LIC, ये सारी 10 इंस्टीट्यूशन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे। हाँ जी, उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए लगे, 50 करोड़ सीड कैपिटल बना और उससे NSE फॉर्मेशन शुरू हो गई थी। 94 से शुरू हो गया था टिकट देना। सेकेंड फेज 95 में देना शुरू किया इन्होंने। तो उसमें मैंने अप्लाई कर दिया कि टिकट लेना है बोल के। अच्छा, तो इट वाज कॉस्टिंग 60 लाख रुपीज़ इनिशियल डिपॉजिट देना होता था टिकट लेने के लिए। हाँ, तो इसी IPO मार्केट से मैंने इतने पैसे कमाए। उसके बाद 95 तक आई अप्लाइड फॉर ए टिकट ऑफ NSE एंड 96 में मेरे अलर्ट हो गया। मई 96 में आई स्टार्टेड माई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकरशिप। अच्छा, एंड उस टाइम में भी ये हुआ कि भी वही यूफोरिया चला, दमादम कमा रहे थे पैसे। 10 का माल 20 में बिक रहा था, ले रहे थे। लेकिन जो लास्ट फेज में 95 में 96 में ब्रस्ट हुआ अच्छा, ये यूफोरिया, उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली मेरे इतने मैंने पैसे लगा दिए थे उसमें। हाँ, कि जिनको सेकेंडरी मार्केट में बेचे थे, मैंने प्रीमियम मार्केट में, जी, अगेन वही चीज़ हुआ, फंस गया, सबके हाथ में फेल हो गए, लोग पैसे दिए नहीं। तो मेरे पास आज के डेट में भी कम से कम 2 क्विंटल उस टाइम का शेयर्स पड़ा होगा, फिजिकल शेयर्स, और आज भी जो यस आज के डेट में भी है, जो कि जीरो हो गए कभी और दोबारा कोट ही नहीं हुए। 99% शेयर उसमें से जो थोड़े बहुत कोट हुए बेच बाच दिए और वो सारे डंप हो गए, फिनिश हो गए। तो मेरा मानना है कि आज की डेट में भी जो SME IPO चल रहा है, हाँ जी, आई एम 100% श्योर टुडे और टुमारो इट विल रीच टू द सेम सिचुएशन। अच्छा, 100%।
क्योंकि जिसकी 10 रुपये की वर्थ नहीं है, कंपनी छोटी सी कुछ भी नहीं है, वो स्कूल आ रहे हैं। जैसे अभी आया था कि भी वो यामा शोरूम है किसी का, 2 यामा के शोरूम है दिल्ली में, हाँ और वो आईपीओ ले आए और कितना टाइम, मैंने 140 टाइम कितना सब्सक्राइब हो गया, और सब्सक्राइब। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने देखा था। हॉरिबल सिचुएशन, आई कैनॉट बिलीव, मैंने माई ईयर्स और आइज कि भी ये क्या हो रहा है। इवन उस 95 के बूम से भी ये जबरदस्त बूम है। दिस इज द टाइम द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स आर माने मेकिंग मनी लाइक एनीथिंग, दे आर मिंटिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। एंड लोगों को वही वाली बात है, उस टाइम जैसे हमें आ रहा था, पता है कि इसकी कोई वर्थ नहीं है, लेकिन आ रहा है, बिक रहा है, प्रीमियम मार्केट में लगा देते थे, फिर बेचते थे। लास्ट में जब स्कैम हुआ, फंस गया, हमारे हाथ में लिए ही नहीं, लोगों ने फेलियर हो गए। तो ठीक है, उससे पहले जितना कमा लिए थे तो वो हाथ में रह गया, बाकी एक्स्ट्रा खो दिए सारे, जीरो हो गया वो शेयर्स। मैंने इवन कुछ पार्टली पेड शेयर रहते हैं, पार्टली पेड ही रह गए, उसको पेड ही नहीं किया हमने फुल, क्योंकि किसी रेट में कोई बायर ही नहीं था। अच्छा, लिक्विडिटी बिल्कुल जीरो हुई। बिल्कुल जीरो। और उस टाइम तो 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार शेयर लगाते थे एक एक कंपनी में, क्योंकि सब बेच देते थे आगे, और ऐसे मैंने थोक के भाव में रह गया शेयर हमारे हाथ में। तो वही चीज़ अभी मैंने आईपीओ की यूफोरिया वही चल रहा है अभी। एंड आई एम एफ्रेड ऑफ मैंने दिस यूफोरिया, व्हाट विल हैपन टू दी मैंने मार्केट, गॉड कैन ओनली से। तो दिस वाज द मैंने बिगिनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। एंड 95 में 96 में टिकट स्टार्ट होने के बाद एनएसए का, फिर मैंने काफ़ी अप्स एंड डाउन देखे। तो नया नया मेंबरशिप लिए थे, हाँ जी। तो बड़े सारे बैड डेप्ट हो गए। क्लाइंट सट्टे में, फ्यूचर मार्केट में सट्टा खेल के लूज करते थे, भाग जाते थे क्लाइंट, तो बहुत सारे बैड डेप्ट हो गए। इवन लेकिन आई ऑलवेज बिलीव्ड ऑन माई ओन कैलिबर, और मैं अपना काम करके ही कमा के उसको मेकअप किया था सारा। अच्छा। और इन द मीन टाइम किसी रीजन से 1999 में मेरा इनकम टैक्स रेड हो गया, तो उसमें फिर प्रॉब्लम आ गई जो भी है उससे निकलने के लिए। बट समहाउ और अदर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई केम आउट क्लीन। एंड ये चल रहा था इन 2001 सितंबर। जी। द नेक्स्ट एपिसोड केम आफ्टर दिस केतन पारिक .com फर्स्ट वाज हर्षद मेहता स्कैम जी। 92। दैट मार्केट हैड क्रैश लाइक एनीथिंग। आई हैव मैंने thoroughly experienced that market, how it falls, how it goes up. उसके बाद नेक्स्ट बूम शुरू हुआ 1998 में, दैट इज कॉल्ड IT बूम, .com बूम, कंप्यूटर बूम बोलते हैं। तो केतन पारिक वाज द मैन ऑपरेटर एट दैट टाइम। एंड वो सेम वही चीज़ हुआ। 10-10 रुपये की कंपनी, फॉर एग्जांपल भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हाँ जी। वो शेयर्स 300 का गिर गिरा के 100 रुपये चल रहा था। और एक के BT टेक्निक मेरे फ्रेंड की कंपनी थी, मुझे पता है एक कंप्यूटर नहीं है ऑफिस में, उसने फाइनेंस कंपनी का नाम दिया था, उसको चेंज करके मैंने कंप्यूटर नाम लगा दिया टेक्निक, मैंने टेक्नोलॉजी कंपनी, और उसका IPO ले आया। अच्छा। और सब्सक्राइब हो गया, रेट 100 रुपये हो गया मार्केट में। मैं बोला आई जस्ट कुड नॉट बिलीव कि व्हाट इज हैपनिंग। बट मैं जब ये यूफोरिया हो रहा था, 50 रुपये चल रहा था हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, जो HFCL के नाम पे आज की डेट में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, अभी तो 150 रुपये करीब चल रहा है। 50 रुपये से बढ़ते बढ़ते 2500 रुपये हो गया विद इन 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर जो जी एंटरटेनमेंट, ये 100 रुपये से चलते चलते 1600 रुपये हो गया विद इन 6 मंथ। ये सारा जो IT बूम हुआ था ना, सत्यम कंप्यूटर, वो भी 100 रुपये से चलते चलते 2500 रुपये। ऐसे GTL, जो GTL इंफ्रा, ग्लोबल टेली नाम था उस टाइम, ग्लोबल टेली, दैट रीच टू 4500, 100 रुपये चल रहा था जो। अच्छा। एंड मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे ऑल ओवर, जैसे अभी लोग मेड है ना एकदम, कोई भी IPO आए तो लगा देते हैं पैसे, हाँ। जितना मर्जी, और शेयर मार्केट में कोई रेट है खरीद लो, जो मैंने ऑपरेटर चला रहे हैं जिसको, वो कोई भी टिप्स देता है ये ले लो, और कमाते हैं इसलिए, और लगा देते हैं। जिसकी वर्थ मैंने 10 रुपये नहीं है, उसको 100 रुपये में, 200 रुपये में ही खरीद लेते हैं, क्योंकि अगले दिन बिक जाता है, फिर 110 में वो प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे उस टाइम चल रहा था। सबने, मेरे क्लाइंट जो एकदम ऑर्डिनरी, मैंने अनएजुकेटेड आई विल से पीपल, दे केप्ट ऑन इन्वेस्टिंग एंड दे अर्न। एंड वो कहते थे मेरे को कि GTB मैं कह रहा हूँ अभी भी 1000 रुपये हो जाएगा, 300 रुपये हो गया, ले लो आप। मैं कहता मैं नहीं लेता, मैं 100 रुपये से ऊपर की वर्थ नहीं मानता इसका। एंड
मैंने दैट वाज माय काइंड ऑफ कंट्रोल। मैंने इतना मैंने 10-10 20-20 30-30 गुना हो गए शेयर्स। मैंने आईटी बूम में कोई शेयर्स में हाथ नहीं लगाया जब चढ़ा मार्केट। एंड मेरे सामने सामने कोई 10 लाख लगाया था तो 40 लाख हो गया, कोई 50 लाख लगाया था तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ हो गया। एंड मैंने जिसको शेयर मार्केट का ऐसे नहीं पता वो लोग सारे कमा गए। तो मेरे को कहते थे कि देखो हम कह रहे थे अपनी है, तो कई दफ़े खुद को भी फीलिंग होने लगा कि यार हम ही फुद्दू रह गए इस मार्केट में। सारे लोग कमा गए, हम ज़्यादा पढ़े लिखे बन गए, क्या कर गए। फिर भी बोला नहीं ठीक है, जो चीज़ हमें नहीं जस्ती नहीं करना है। एंड एट द एंड इन 2000 मार्च फरवरी 29 2000 बजट आया। हाँ। जब उसके बाद इसका क्रैश शुरू हुआ। आईटी बूम मार्च में पीक पहुंच गया, उसके बाद मार्केट क्रैश शुरू हुआ। एंड बाय द टाइम जुलाई अगस्त 2001 सारे 10-10% रह गए थे शेयर्स। अच्छा। हाँ, 2500 वाला हिमाचल 200-250 रुपये रह गया था। 4500 वाला ग्लोबल टेली 400-450 रह गया था। अच्छा। वहाँ से गिरते गिरते अप डाउन होके गिरते गए। लोग पैनिक हो गए पूरा। चढ़ते टाइम जिन्होंने 10 लाख कमाया था, गिरते टाइम उन्होंने 50 लाख खो दिया। 50 लाख, क्योंकि कमाए तो हज़ार शेयर में हैं। गिरते टाइम एवरेज बनाते बनाते पता लगा 5000 शेयर हो गया। जब 4500 से 1000-1500 तक आया, उसके बाद भी फिर नीचे। तो इन द मीन टाइम दिस वॉज जुलाई अगस्त तक ये सिचुएशन ख़राब था और धरती में आ गया 9/11। व्हाट इज 9/11? 9/11 यूएस का जो ट्विन टावर। हाँ जी। ओसामा बिन लादेन ने स्ट्रेटेजी करके जो रुइन किया था यूएस का ट्विन टावर एंड न्यूयॉर्क में। तो वो दिन आया, दैट इज कॉल्ड 11 सितंबर 2001। 11 सितंबर 2001। तो इसलिए 9/11 इसलिए बोलते हैं, 9वां महीना 11 डेट था। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड 9/11 9/11। तो 9/11 को जब WTC कांड हुआ, अगेन द होल वर्ल्ड मार्केट क्रैश्ड। इट वाज सच ए बिग डिजास्टर। तो इंडिया का मार्केट ऑलरेडी नीचे आ चुका था। जुलाई अगस्त तक तो ऐसे लग रहा था मिट्टी हो गई, क्या गिरेगा और क्या नहीं है। सितंबर में उसके ऊपर और मैंने पहाड़ टूट गया। तो मैंने ऐसे लेवल में पहुंच गया कि मैंने वही जैसे अभी हाईएस्ट प्राइस को देखने में आंख और कान विश्वास नहीं हो रहा है, ऐसे इतनी लोएस्ट प्राइस में पहुंच गए कि आंख और कान को विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो गया। ये मैंने ये मिट्टी हो गई सर, क्या हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑल दिस थिंग्स आई हैव एक्सपीरियंस। मैंने प्रैक्टिकली मैंने इन्वेस्टमेंट भी था, लोगों को इन्वेस्ट करवा रहे, देख रहे थे मार्केट कैसे गिर रहा है। आंखों के सामने वो पूरा सीन अभी तक याद है मेरे को कि कैसे गिरा मार्केट, क्या हुआ, क्या लोग मैंने कैसे पागल हो गए। तो ये 9/11 का होने के बाद 11 सितंबर 2001 28 तारीख तक मार्केट गिरता रहा कंटिन्यूस। 27 तक, 27 सितंबर, आई एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट एंड टाइम एंड राइट मैंने प्राइस ऑल्सो कि क्या क्या था। 2500 वाला हिमाचल 27 सितंबर को 25 रुपये था। 4500 वाला ग्लोबल टेली 27 सितंबर को 45 रुपये था। माने ऑल दी मोस्ट ऑफ दी शेयर्स, आईटी बूम शेयर्स जो व्हिच हैड गॉन अप लाइक एनीथिंग। 1600 वाला जी टेली 100 रुपये था। मैंने आंखों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये क्या हो गया। 1% उस टाइम ब्रोकरेज होता था 1%। लोगों ने जितना ब्रोकरेज दिया था वो उससे कम रह गया शेयर्स। मैंने शेयर 0 हो गए बाकी। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट उस टाइम आई बिकेम एक्टिव। मैं एक्चुअली मैंने उस टाइम ऐसे फीलिंग हुई जैसे हमने किताबों में पढ़ा था 10th 11 में कि बुद्धदेव कि एक दिन ज्ञान उदय हुआ। वो तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते एक दिन उनका ज्ञान उदय हुआ। तो आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या ज्ञान उदय हुआ, मैंने ऐसे क्या एक साथ क्या ज्ञान उदय हो जाता है। एंड रियली प्रैक्टिकली आई एक्सपीरियंस दैट थिंग इन माई लाइफ। 27 सितंबर आई वॉज सिटिंग इन माई केबिन एंड उस टाइम पहली दफ़े NSE ने 1990 से लेके 2000 तक का एक ग्राफ भेजा था, इतना बड़ा माने चार्ट।
वो मेरे केबिन में दीवार में लगाया हुआ था। तो वो मैंने जस्ट ऐसे शाम को एकदम हताश था कि क्या हो गया रेट ही क्या होगा मार्केट का। उस दिन बंद हुआ था निफ्टी 849.95, एग्जैक्टली आई रिमेंबर, दैट वाज द बटम। एंड बहुत सारे ये शेयर गिरे तो और भी शेयर गिर गए, जिनकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी था जिसका नाम मुझे याद नहीं है अभी, उसकी बैलेंस शीट मैंने एनालिसिस किया था। मैंने उसका जो एफडी था, फिक्स डिपॉजिट, दैट अमाउंट टू 100 रुपीज पर शेयर। खाली एफडी को डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो दैट मैंने अमाउंटेड टू 100 रुपीज पर शेयर। तो मैंने आई स्टार्टेड थिंकिंग क्या हो रहा है, क्या मैंने, इज इट नॉट द राइट टाइम टू बाई। तो उस दिन यही सोच रहा था और मेरा शाम को 6 बजे करीब मेरे ग्राफ पे नज़र पड़ी। तो ग्राफ पे जब नज़र पड़ी मैंने देखा 1992 मार्च मार्केट क्रैश हुआ था, हर्षद मेहता वाला। एंड सेम थिंग हैपेंड आफ्टर 18 मंथ्स, 1993 सितंबर। माने द प्राइस साइड हैड क्रैश लाइक एनीथिंग। इफ़ यू आस्क एनीबॉडी टू परचेज एनी शेयर कि यार ये शेयर ले लो, बहुत गिर गया, 100 रुपये था 10 रुपये आ गया, बोले शेयर्स का नाम मत लेना। किसी भी इन्वेस्टर को कह दो, वर्चुअली आई एम टेलिंग द ट्रूथ, शेयर्स का नाम मत लेना, नहीं लगाना शेयर मार्केट में, क्योंकि इतना हाथ जल गया था सबका। तो किसी को शेयर्स के बारे में कह दो तो पिटने दौड़ते थे कि भाई शेयर्स में नहीं, और किसी में बोलो कहीं लगा देंगे। एंड वर्चुअली द सेम सिचुएशन हैड अराइजन इन सितंबर 2001 कि किसी को कह दो अभी ले लो हिमाचल, बहुत बढ़िया रेट है, 25 रुपये रेट है, 25 होता, बोलो इनके नाम मत लो, शेयर्स का नहीं लगाना, बोला आपको लगाना है तो लगा दो। मैं बोला वो ग्राफ देख के वही लगा कि वही 1.5 साल बाद सिचुएशन हुआ था, अभी वही 1.5 साल बाद। एंड वही 93 सितंबर से 94 दिसंबर तक इंडेक्स डबल हो गया था। अच्छा, इंडेक्स डबल हो गया था। मैंने एक पैनिक बटम होता ना, बिल्कुल ऐसे बटम पहुंच के जब बिल्कुल यही मैंने नेगेटिव यूफोरिया जो बोलते हैं ना, लो प्रेशर, ब्लड प्रेशर इतना लो हो गया था। तो वहाँ से तो मैं बोला अब टाइम आ गया यार, यही चीज़ है, दिस इज़ द टाइम टू बाई। एंड 28 तारीख को मैंने कुछ बाइंग शुरू किया ऐसे। हाँ, जिन लोगों से बात हुई, मैंने 27 को ही रात को बात किया कई क्लाइंटों से, बोले आप लगा दो, मैंने रिस्क आपका है। जो मैं बोला ठीक है, रिस्क मेरा है, 50-50 शेयर करेंगे, एंड आप बोलो कितना पैसा लगाना है। किसी ने 10 लाख दिया, किसी ने 5 लाख दिया, किसी ने 20 लाख दिया, ऐसे। लकीली आई गॉट गुड फंड फ्रॉम डिफरेंट इन्वेस्टर्स बिकॉज दे नो माई रेपुटेशन, कमिटमेंट वॉज मैंने 100% कमिटेड एंड नो हैंकी पेंकी। तो मैं फटाफट इन्वेस्ट करना शुरू किया, और ऑल दीज IT शेयर जिसको मैंने ज़िंदगी भर हाथ नहीं लगाया, जब बढ़ते गए, और जो 1% में था सब लगाया। एंड फटाफट उसी दिन से 28 सितंबर से ही बढ़ना शुरू हुआ। 28 सितंबर से ऐसा बढ़ना शुरू हुआ कि जो आज 25 रुपये में लिया, कल पता लगा 27 रुपये रेट है, परसों 28-29 हो गया। मैंने फटाफट जिसको मतलब जो देना दो, फटाफट जल्दी दो, ऐसे 5-7 दिन 8 दिन तक मेरी बाइंग चलती रही। एंड आई इन्वेस्टेड, मैंने जब बढ़ती भी रहा तो मैंने हिम्मत भी हुई लगाने का कि भी बढ़ रहा है ठीक टाइम पर। जो सोच है मेरी वो 18 महीने वाला थ्योरी, उसको बोलते हैं ज्ञान उदय। जो मैंने बुद्धदेव का ज्ञान उदय उस दिन समझ में आया कि ये है कि बैठे बैठे ऐसे ही जस्ट मेरी नज़र पड़ी और मेरे मैंने ज्ञान उदय हुआ कि भाई दिस इज़ द राइट टाइम, यहाँ से भी वही चीज़ होना चाहिए जो 93 में हुआ था। प्योरली ऑन दैट बेसिस आई मैंने स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, एंड दैट 849.95 निफ्टी वॉज द लोएस्ट ऑफ 27 सितंबर 2001। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वहाँ से मैं परचेज करता गया, एंड 2 महीने में, 2-2.5 महीने में 4-4, 5-5 गुना हो गई सारे शेयर्स। 4-5 गुना, माने 25 वाला 100, 20 वाला 80, 90, कोई 120, ऐसे। जब 2500 में थे, 2500 का 25 आया था, 100 रुपये होना कोई बड़ी बात है क्या? तो उस टाइम जब जिनका मैंने पैसे लगाया था, उन्होंने बोला कि बीच बीच में फ़ोन करके, उसको तो खुल वाली मस्ती है ना कि 50% का भी प्रॉफिट है, कि 25 का 50 हो गया, 60 हो गया, तो फ़ोन करके अग्रवाल साहब क्या सोच रहे हो, बेच दो ना कुछ। बोले चुप रहो, कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं जब होगा बेच दूंगा, डोंट वरी। क्योंकि मुझे पता था 100 का 200-300 भी हो सकते हैं, 2500 से गिरा है तो 500 भी जा सकता है। एंड उस टाइम में एक वॉल्यूम थ्योरी मेरा अपना मैंने इवोल्यूशन है।
वॉल्यूम थ्योरी मैंने इवोल्व किया था। पूरा 24 शेयरों का डेली ट्रेडिंग टाइम में पूरी एक एक घंटे का वॉल्यूम और रेट लिखता था। उसके बेसिस पे मैंने ये बाइंग शुरू की थी कि भाई लोअर वॉल्यूम में अगर नीचे काटता है तो डाउनवर्ड जाएगा, एक मोटा पॉइंट बता रहा हूँ, और अगर लोअर वॉल्यूम में हाई काट रहा है हर घंटे में तो ऊपर का ट्रेंड है। तो उसी बेसिस पे मैं बिल्कुल, और ये चीज़ कैसे एस्टेब्लिश हुआ, जब 24 शेयरों का लिख रहा हूँ मैं, एंड 80% केसेस में दिस थ्योरी इज होल्डिंग ट्रू, कि जहाँ पे भी 20% केस में ट्रू नहीं होता है, फेल होता है, लेकिन 80% में अगर पास हो रहा है मतलब इट इज ए थ्योरी, यू विल बी डेफिनेटली गेनर इफ यू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट थ्योरी। तो वही चीज़ हुआ, एंड मैं वो लिख रहा था 12 दिसंबर 2001, 12 दिसंबर 2001 एग्जैक्टली, आई एम टेलिंग यू द टाइम, एट 3:10 माने 3:10 में मेरे एक क्लाइंट फ़ोन किए मेरे को कि अग्रवाल साहब 20 का माल 80 हो गया, क्या कर रहे हो, बेचो ना, कुछ बेच। मतलब रुक जाओ, नाम मत लो बेचने का, चलने दो जहाँ तक चल रहा, अभी माने अभी नहीं बेचना मेरे को। एंड यू विल बी सरप्राइज कि 3:15 में मैं जो 24 शेयर लिख रहा था, हाँ, कम वॉल्यूम में लो काट गए सारे के सारे। अच्छा, केतन पारिक का उस टाइम ऑपरेशन चलता था। मैं बोला ये तो छोड़ दिया ऑपरेटर ने, इसका मतलब जो चला रहा था छोड़ दिया, मालिक गया यहाँ से, बेचो। मैं खुद मैंने चलाता था कंप्यूटर, हाँ, मेरी ट्रेडिंग मैं खुद करता था मेरी कंपनी में। 15 मिनट के अंदर मैंने, यू विल नॉट बिलीव, 90% ऑफ ऑल द शेयर्स वट एवर आई हैड परचेज्ड इन ऑल पोर्टफोलियोज, 90% ऑफ द शेयर्स आई सोल्ड 15 मिनट के अंदर। मेरी उंगली रुकी नहीं 3:30 तक, क्योंकि प्रॉफिट अच्छा मिल रहा था। हाँ। कोई 20 का माल 100 हो गया था, 100 का 90 भी हो गया गिर के थोड़ा, बेचो। तो बेच दिया मैंने, एंड रात को फिर एनालिसिस किया मैंने ग्राफ कि भी क्या लग रहा है। मैंने एक निष्कर्ष में पहुंचा, कल अगर 1% करीब, यानी उस टाइम 1100 होता था निफ्टी, तो 1% करीब अगर नीचे खुलता है 10-12 पॉइंट भी, और आधा घंटा मेंटेन कर जाता है, तो ये मार्केट गई यहाँ से नीचे है, टेम्पररी फॉल नहीं है। एंड वही हुआ, अगले दिन खुला मार्केट, पहले आधे घंटे में 10-12 पॉइंट नीचे आ गया और नीचे ही रहा। मैं बोला गई मार्केट। 100% शेयर्स, जो बैलेंस जो बचा था 10%, पूरा बेच दिया झाड़ू मार के, एकदम क्लीन। बाय 10 o'clock आई हैड सोल्ड ऑल द शेयर्स, पूरा बुक कर दिया सारा प्रॉफिट एकदम, सभी के कोड में जो भी था अलग अलग। एंड उसके बाद 10:30 बजे, 13 दिसंबर 2001 है ये, 10:30 बजे मेरी केबिन में टीवी लगा हुआ था। मैं सारा करकुरा के टीवी देख रहा था कि न्यूज़ में क्या आ रहा क्या नहीं है। कैन यू बिलीव व्हाट न्यूज़ आई रेड? व्हाट सर? 13 दिसंबर 2001 में क्या हुआ था? पार्लियामेंट अटैक बाय टेररिस्ट। अच्छा। 10 बजे मैंने सारा बेचा माल, 10:30 बजे न्यूज आ रहा पार्लियामेंट अटैक बाय टेररिस्ट, जो पार्लियामेंट में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक किए थे। माने मार्केट धड़ 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 नीचे। मेरे पास 1-2 क्लाइंट का जिनका पोर्टफोलियो मैनेज किया था, बेच दिया था मैंने। उस टाइम बोला था मैंने बेच दिया सर, आज जो आप बोल रहे थे ना बेचने के लिए, तो बोला आप कल 3:15 बजे तो फ़ोन किया था, आप बोले नहीं बेचना है, और 3:30 बजे बोल रहे बेच दिए सारे। और अगले दिन फ़ोन किया तो बोले सारे बेच दिए। तो एक का फ़ोन आया कि अग्रवाल साहब क्या बात है, कुछ कहीं से खबर थी क्या? मैं बोली पागल हो, ऐसी बातें हैं, मैंने फोन कर रहा हूँ, कोई पता लगा कैसे, तो कहेंगे कि भाई कोई लिंक था, इसको खबर था तो इसलिए भेज दिया। मतलब नथिंग लाइक, मेरे पास मेरी थ्योरी है, मैं दिखाता हूँ किस बेसिस पे बेचा। बिल्कुल 100% मेरी थ्योरी पे बेचा मैंने। एंड ये तो कोई इंसिडेंट्स है कि भाई ये हुआ, और ऑपरेटर ने, हो सकता है ऑपरेटर को पता हो तभी बेचना शुरू किया उसने एक दिन पहले। बट मैंने, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ इन सेकेंडरी मार्केट आई स्टार्टेड बाइंग एट द बॉटम ऑफ द मार्केट। 28 सितंबर 27 को बटन बंद हुआ था, 28 को मेरी बाइंग शुरू हुई, 28 सितंबर 2001। एंड 12 तारीख हुआ द पिक, और वहीं पे पिक में मैंने 90% मेरा शेयर्स बेचा, और अगले दिन सुबह सारा बेच दिया। मैंने लोएस्ट में बाइंग और हाईएस्ट में सेलिंग। फर्स्ट टाइम में ये आगे कभी नहीं हुआ है ऐसा। मैंने, दिस इज कॉल्ड मैंने ग्रेस ऑफ गॉड, नथिंग एल्स। कि कोई कहे कि मेरी बहादुरी थी, कुछ नहीं है, ठीक है, सोच अपना अपना होता है, लेकिन ऊपर वाला जब तक साथ नहीं देगा आपको, दिमाग चलाने वाला ऊपर वाला ही है।
वो आपके दिमाग में सद्बुद्धि भरेगा, तभी जाकर भाई ऊपर वाले ने ही उस दिन मेरे ज्ञान उदय किया, तभी 27 तारीख शाम को 6 बजे मुझे ग्राफ दिखा, नहीं तो ग्राफ लगे हुए महीना हो गया था, कभी नज़र नहीं पड़ी थी। उसी दिन ही शाम को एकदम देखते देखते नज़र पड़ी और कंपैरिजन आ गया 92 का और 2001 का। तो रही उसके पहले कोई भी विचार नहीं आए थे कि उस टाइम में ऐसे 1.5 साल में गिरा था, फिर बढ़ा था, ये हुआ था। उस टाइम सडन ये दिमाग में आया ये चीज़। क्या कहोगे इसको? ज्ञान उदय कहोगे ना। तो उस टाइम दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक, गुड ब्रेक इन द स्टॉक मार्केट। तो सर इससे एक क्वेश्चन था। हाँ। तो आपको ऐसे कोई एक ईयर रहा होगा ना जिसके अंदर आपका सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज गेन हुआ होगा, ऐसा कोई ईयर तो रहा होगा इतने साल? दिस इज द बिगेस्ट परसेंटेज वाइज गेन मैंने स्टार्टिंग। देयर आफ्टर आई विल टेल यू, उसके बाद भी बहुत ही गोल्डन पीरियड आया था मेरे लाइफ में। उस दिन से ही मेरा गोल्डन पीरियड शुरू हो गया। 28 सितंबर 2001 से मेरे गोल्डन पीरियड शुरू हो गया था, क्योंकि 2.5 महीना ये पीरियड देखो ना, 28 सितंबर से 13 दिसंबर, 2.5 महीना हुआ है। इसके अंदर विदाउट, उस टाइम मेरी बेस कैपिटल कुछ नहीं था, मैंने ऑलमोस्ट हैंड टू माउथ चल रहा था, क्योंकि उससे पहले इनकम रेट वेट हो गया था। मेरी जो भी वर्किंग कैपिटल ही था, इन्वेस्टेबल मनी नहीं था, लोगों की पोर्टफोलियो लेके पैसा लेके उसी में लगा के कमाया था। एंड जो भी सबके देने के बाद शेयर वेयर, मेरे पास करीबन 4 करोड़ बच गया था। अच्छा, 4 करोड़ रुपए हाँ, उस समय में बिना कैपिटल के, मैंने विदाउट एनी इन्वेस्टिंग कैपिटल। और वैसे परसेंटेज वाइज कितना गेन हुआ था उस ईयर के अंदर, जैसे सब क्लाइंट? इट वाज अराउंड 300%। 300% उस टाइम इन 2.5 मंथ। 2.5 मंथ। हाँ, मैंने मेरे को 4 करोड़ रुपए बचा, तो यू कैन इमेजिन कि भी क्या उस तब तक मैं मारुति 800 में चलता था। फरवरी नहीं, मकर संक्रांति के दिन, जनवरी 2002 में आई परचेज माई सेडन कार, हुंडई का शोरूम था यहाँ मोती नगर में। तो वहीं से वहाँ पे एक्सपोर्ट हाउस था पहले, गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, इंडिया एक्सपोर्ट हाउस बोल के गारमेंट एक्सपोर्ट हाउस, तो वो मेरे क्लाइंट थे। तो उन्होंने अपना एक्सपोर्ट हाउस नोएडा शिफ्ट करके वहाँ पे 3 कारों की शोरूम खोले थे। तो उन्हीं से थोड़ा डिस्काउंट ठीक मिला, तो वहीं जाके पहला कार खरीद के लाया, बड़ा वाला कार 2002 में। एंड उसके बाद माई जर्नी डिडंट स्टॉप। सिंपली आई विल से, मैं उस टाइम मेरी एनालिसिस थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स, मैंने देवर 8 रुपये 7 रुपये, आंध्रा बैंक 7 रुपये, इलाहाबाद बैंक 5 रुपये, सिंडिकेट बैंक 10 रुपये, ऐसे चलते थे सारे। मैंने क्योंकि हैवी एनपीए थे सारे, कांग्रेस पीरियड के जो लेफ्ट ओवर था, वाजपेयी जी का रूल चल रहा था ये 99 से 2004 तक। तो उस पीरियड में ही हैड डन लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो बैंकों की हेल्थ इम्प्रूव हो रहा था। अच्छा। तो उससे मैंने एनालिसिस किया था कि जो बैंक की ईपीएस 2 रुपये था या माइनस था, बिकॉज ऑफ बैड डेप्ट, कमाई है 1000 करोड़ की साल का, प्रोविजन है 2000 करोड़। अच्छा। एनपीए बहुत, तो नेट में लॉस आ रहा है, इसलिए 8 रुपये 7 रुपये 10 रुपये बिक रहे हैं। मैंने एनालिसिस किया कि आगे के लिए एनपीए घट रहा है। एंड द मेजर पॉइंट, यस द मेजर पॉइंट वाज, उस टाइम प्रॉपर्टी के रेट काफ़ी बढ़ गए थे। तो जो इंडस्ट्री लोन लिए थे, मान लीजिए 10 करोड़ जी, और भगवान के भरोसे छोड़ दिया था कि बैंक ने लेके बेचना है तो बेचे, जो भी करे 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा, तो मैंने 10 करोड़ देना नहीं है, तो इंडस्ट्री छोड़ दिया उसने। तो एनपीए हो गया, बैंक का 50% एनपीए हो ही रहा, अगर 5 करोड़ भी मिले। तो फॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस टाइम उस जगह की लैंड की रेट 15 करोड़ हो गया। अच्छा, प्रॉपर्टी राइज, प्रॉपर्टी के रेट हुए बढ़े। तो उसमें जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या किया कि ये एनपीए पैसा दे के जल्दी छुड़ाओ, ताकि बैंक को 10 करोड़ देना है, लैंड ही मेरा 15 करोड़ का है। तो काफ़ी सारे एनपीए पीए हो गए, लोग दे स्टार्टेड पेइंग, प्लस इंटरेस्ट रेट डाउन आ रहा था। तो जिसका 15% 16% में उस टाइम ब्याज में लिए हुए थे इंडस्ट्री सारे। तो वो कहे कि भी वो पेमेंट फटाफट जल्दी से जल्दी रिपेमेंट करके 8-10-11% में ले लो लोन दूसरा, वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी क्यों देंगे। एक तरह रीफाइनेंस करा रहे थे, रिफाइनेंस करा लिए, और प्रॉपर्टी का ही रेट इतना बढ़ गया कि मैंने उसको छोड़ने से अच्छा एनपीए पेमेंट करके वो करा लो। तो बैंकों की एनपीए के जगह, माने एनपीए प्रोविजन के जगह पुराना जो एनपीए प्रोविजन हुआ था उसमें से पैसे आने लगे। तो जिसका 1000 करोड़ लॉस दिखा रहा था, 1000 करोड़ प्रॉफिट था, 2000 करोड़ एनपीए था, तो 1000 करोड़ लॉस आ रहा था, और पता लगा अगले बार 2000 करोड़ प्रॉफिट आ गया उसका।
एकदम से स्पाइक आ भाई गया। नेचुरली 1000 करोड़ तो प्रॉफिट था, एनपीए की प्रोविजन करना नहीं पड़ा, और जो पीछे एनपीए हो गया था वो प्रॉफिट में आ गया, और रिकवर हो गया तो प्रॉफिट में आएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो पता लगा कि 1000 करोड़ की जगह 3000 करोड़ उसकी प्रॉफिट आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने एनालिसिस किया था कि इस सिचुएशन से कि ऐसे होगा ये सारा। मैंने मेरी होल इन्वेस्टमेंट वाज इन माई पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और लोगों को भी, क्लाइंटों को भी जो खरीदा है, जो आदमी जैसे उस टाइम जनरली होता था 1000 शेयर खरीद लिए, 500 शेयर खरीद लिए, मैं ऐसे ऐसे लोगों को 10-10 हज़ार शेयर खरीदवा दिया। वो डर जाते थे क्या ये इतने सारे क्या करेंगे, अरे मैं बोला ले लो तुम, क्या है 5-6 रुपये में कुछ नहीं होगा, ये सब ठीक हो जाएंगे। एंड दैट पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेड माई फॉर्च्यून। मैंने 2004 तक मैंने सारे मेरी बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, उस टाइम ऐसा था 5 मैंने, एंड फॉर्चुनेटली आई वाज नॉट इन F&O, ओनली डिलीवरी इन्वेस्टमेंट, कोई फ्यूचर का सौदा नहीं, कुछ नहीं, डिलीवरी इन्वेस्टमेंट सारा। मेरे को अच्छी तरह याद है 5 लाख बैंक ऑफ इंडिया था मेरे पास शेयर्स, 3 लाख सिंडिकेट बैंक था, मैंने ऐसे ऐसे PNB, कैनरा बैंक, ये 30 रुपये चलते थे सारे। और 2004 तक जो 6 रुपये 7 रुपये वाला इलाहाबाद बैंक 60 रुपये 70 रुपये, 60 रुपये, 10-10 15-15 गुना हो गए थे, मैंने अनलिमिटेड राइज। एंड मार्च 2004 में, कैन यू इमेजिन व्हाट वाज माई नेटवर्थ? व्हाट इज इट सर? मार्च 2004 में मेरी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए था। 40 करोड़ रुपए? 40 करोड़ रुपीज वाई माई नेटवर्थ, शेयर्स और लिक्विडिटी मिला के। और 2001 दिसंबर में कैपिटल गेन हुआ था, मैंने जो भी प्रॉफिट हुआ था। हाँ हाँ। और वहीं से अब यहाँ पे 2001 से 2004 मार्च में 40 करोड़ रुपए, इतना फास्ट मनी आया इन्वेस्टमेंट में, ये नहीं कि स्पेकुलेशन में नहीं है, एंड प्योरली एनालिसिस के बेसिस पे। मैं उस टाइम फंडामेंटल एनालिसिस करता था सारी शेयर्स का। मैं माई रिकॉर्ड वाज कि कम से कम सैकड़ों कंपनियों का शेयर्स थे मेरे पास, हाँ। सबकी बैलेंस शीटें आती थी टाइम टू टाइम जब AGM होता था। रिकॉर्ड है कि ऐसे कोई भी बैलेंस शीट आए मेरे दिन में, 4 आ जाए 5 आ जाए बैलेंस शीट मेरे टेबल में, और बिना चार्ट लिए उसको मैं पीछे रख दूं उसको। कोई भी कंपनी के बैलेंस शीट आता था, इतने इंटरेस्ट में लेके रात को 12 बजे भी पढ़ता था मैं, और जब तक उसकी EPS, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, सेल्स राइज, सारी चीज़ें एनालिसिस करके दिमाग में जम जाता था, देन ओनली आई कीप दैट बैलेंस शीट इन द बैक। सभी कंपनियों का फंडामेंटल याद रहता था मेरे को, किसका क्या है क्या है नहीं है, और उसके बेसिस पे परचेज सेल होता था, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, और दैट वाज वर्किंग वेरी वेल। तो उसके बेसिस पे हुआ। तो ये सब चीज़ होने से जब सामने वालों को लगता है कि भी मेरी एनालिसिस, मेरी माने जो भी है बुद्धि के वजह से ही हो रहा है। एंड उस टाइम भी वन मोर थिंग वाज दैट कि 1998-99 में UTI था पहले, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट इशू होते थे उस टाइम। आप लोग तो मैंने ये चीज़ सुने भी नहीं होंगे कभी। तो 10 रुपये में यूनिट इशू होते थे, तो उसका 14-15 रुपये रेट चलता था। वो UTI का जैसे वो कैप्टन पारिक ब्रस्ट हुआ था ना, UTI भी ब्रस्ट हो गया उस टाइम, UTI ख़त्म हो गया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जिनके पास भी UTI के यूनिट थे 14 रुपये 15 रुपये वाले, उसको गवर्नमेंट, फेस वैल्यू 10 रुपये था, तो गवर्नमेंट बोला 10 रुपये के हिसाब से हम करेंगे मेकअप जो भी है, उनको सबको डेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा। टैक्स फ्री बॉन्ड कर दिया उसको। तो उसकी टैक्स फ्री बॉन्ड का यील्ड आता था 8%, 9%। टैक्स फ्री 9%। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 14, 15, 16% उस टाइम कॉमन होता था। अच्छा। जो इंडस्ट्रियाँ लेती थी। तो उसके बाद धीरे धीरे गिरना शुरू हुआ था। गिरने माने नॉर्मल रेट, बैंकिंग लेंडिंग रेट जो समझ लो कि भी 12, 13, 14, 15% तक था। और ये टैक्स फ्री बॉन्ड सबको कन्वर्ट कर दिया 10 रुपये में। माने उनका 15 का भी खरीदा हुआ था, तो 10 का माल समझा गया फेस वैल्यू, और 10 के ऊपर वो गवर्नमेंट बोला इसके ऊपर तो मैं 9% की ब्याज देंगे हम, टैक्स फ्री बॉन्ड। तो सबने कन्वर्ट हो गया था। तो कई मेरे एक चार्टेड अकाउंटेंट थे, उनके क्लाइंट थे, ही वॉज परचेजिंग दैट बॉन्ड थ्रू मी, मैंने स्टॉक एक्सचेंज से। तो मैंने एक दिन उनको बोला था कि भी आप मैंने 9% ब्याज में क्या लगा रहे हैं, मेरे पास ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 10% है, एंड सॉलिड सिक्योर्ड कंपनियां हैं। मैंने पास्ट 5 साल की 10 साल की भी परफॉर्मेंस वालों को दिखा दूंगा मैं सारी, EPS, अर्निंग पर शेयर, बुक वैल्यू, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ब्यूटीफुल। तो उसमें क्यों नहीं लगा देते हैं? तो उन्होंने जाके उनके क्लाइंट को बोला कि वैसे ऐसे कह रहे हैं आप, ये 9% में क्या लगा रहे हो और इसमें।
तो बोले ऐसा है कि भी बुलाओ, उनसे बात करेंगे। तो मैं गया उनके ऑफिस में, कनॉट प्लेस में ऑफिस था, बातचीत किया। तो बोले देखो ऐसा, ये सब चीज़ें हम नहीं जानते, हमें मिनिमम रिटर्न कितना दोगे आप ये बताओ। तो उस टाइम मेरी वही पॉलिसी थी कि इन्वेस्टमेंट आपका 50-50 शेयरिंग, लॉस होगा तो मेरा, लॉस 100% मेरा हो, ताकि आपकी कैपिटल इरोज नहीं होगा, हाँ, एंड शेयरिंग 50-50 होगा प्रॉफिट का जितना भी है। तो उन्होंने बोले कि मेरे को मिनिमम कितना दोगे ये बताओ, हमें नहीं पता, बाकी आप खाओ कोई बात नहीं है। बोले मिनिमम हमें इसमें 9% मिल जाता है, आप कितना दोगे। मैं बोला मिनिमम रिटर्न आपका 12%, लेकिन मिनिमम रिटर्न 12% की एश्योरेंस चाहोगे तो शेयरिंग 30-70 होगा, 50-50 नहीं होगा, 70 मेरा 30 आपका। ठीक है। ही एग्रीड, बोले डन। अच्छा। पहले 9 की जगह 12 मिल रहा है और सिक्योर्ड होना चाहिए। मैं बोला बिल्कुल सिक्योर्ड होगा, आपके अकाउंट में काम होगा, आपका सारा सब कुछ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम मिल रहा था चेन्नई पेट्रो एंड कोचिन रिफाइनरी, अच्छा। ये 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थे। कोचिन रिफाइनरी नहीं, कोचिन रिफाइनरी जिसका रेट था उस टाइम 70 रुपये, डिविडेंड था 10 रुपये, EPS था 30 रुपीज़। अच्छा। माने अनबिलीवेबल होता ना, उस टाइम इतने डैम चिप थे शेयर्स कि पूछो मत। मैंने उसकी, हाँ, फिर वो बोले कि जिसमें लगाना है मुझे उसकी पिछले 10 साल की एनालिसिस बताओ, एक रिपोर्ट बना के लाओ। आई प्रिपेयर्ड ए रिपोर्ट डिटेल कि इसका इस साल का ये था, ये ग्राफ है, इतना EPS है, इतना ये है, कंपनी ऐसी सॉलिड है, गवर्नमेंट की है, कहीं ऐसे फ्रॉड वाली नहीं है, फलाना निकटा सारा। आफ्टर ही गॉट सेटिस्फाइड देन ओनली आई परचेज दैट शेयर। आई इन्वेस्टेड द होल अमाउंट इन कोचिन रिफाइनरी 70 रुपये में, क्योंकि इतना एल्यूरिंग लग रहा था। मतलब 10 रुपये डिविडेंड, साला डिविडेंड यील्ड 12-13%, क्या कर रहे, डिविडेंड टैक्स फ्री था उस टाइम। अच्छा, डिविडेंड उसमें टैक्स फ्री था अर्लियर। तो मैं बोला ये टैक्स फ्री रिटर्न आपका देखो, उसमें 9 मिल रहा था, यहाँ तो 12% टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा। एंड मैं सोच रहा था बढ़ क्यों नहीं रहा ये, माने इतना कम रेट में कैसे है। तो ये सारा होता है, जो कोई ऑपरेटर किसी में घुसता है तभी बढ़ता है। हाँ। तो मेरे को ये विश्वास था आज नहीं तो कल बढ़ेगा सही। 1 साल का टारगेट लेके माना था मैंने, एंड फॉर्चुनेटली मैंने जब लिया ये 70 रुपये में सारा लगा दिया। 1,40,00,000 रुपये दिए थे उन्होंने, सारा के सारा एक ही में जल के, जबकि लगाना नहीं चाहिए बास्केट में, बट इतना एल्यूरिंग लग रहा था। बुक वैल्यू इसका 150 रुपये कुछ था और 70 में मिल रहा है, 10 रुपये डिविडेंड, क्या और चाहिए आपको मुझे बताओ। तो उसके 1.5-2 महीने बाद 70-75 डिविडेंड, एक्स डिविडेंड होने के बाद भी 70-75-80 ही चल रहा था। 1.5-2 महीने बाद टीवी में कोई आया, कोई ब्रोकर ही, और इसके बारे में एनालिसिस बताया। तो मैंने एक्सपांड हो गया मार्केट में। विदिन 2 months इट रीच टू 170, 70 का 170। आई सोल्ड ऑल दिस एंड आई गॉट ए गुड चंक ऑफ प्रॉफिट, 70% प्रॉफिट मेरा। सो दिस टाइप ऑफ मैंने अपॉर्चुनिटीज केम एट दैट टाइम। तो इसी हिसाब से मैंने ऐसे मल्टीप्लाई हो रहा था इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटली साउंड शेयर्स है। तो मार्च तक मैंने जो बताया आपको कि भी करीबन 40 करोड़ पहुंच गया था, 40। हाँ जी। बट अगेन द बैड टाइम कैम है अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद मेरे पास F&O नहीं था, मेरे एक फ्रेंड के पास था, उनके F&O ले रखे थे। मैंने F&O में भी थोड़ा प्ले करना शुरू कर दिया। अच्छा। कि F&O में जो बढ़ रहा है इतना, F&O भी पोजीशन बना लो जरा बैंक में। मैंने बैंक ऑफ इंडिया और सिंडिकेट बैंक में कुछ पोजीशन बनाया था। 1-2 लाख शेयर ऐसे होते थे पोजीशन उस टाइम। अच्छा। तो पैसा इतना था, इन्वेस्टमेंट तो लाखों में ही काम होता था। 5-5 लाख जब बैंक ऑफ इंडिया मेरे पास डिलीवरी पड़ा रहता था, तो यू कैन इमेजिन 40 करोड़ की लिक्विडिटी थी। तो 17 मई 2004, आई एग्जैक्टली रिमेंबर द डेट। व्हाट वाज द डेट ऑफ 17 मई 2004? 17 मई 2004। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस? वाजपेयी गवर्नमेंट वाज डिफीटेड। ओह। 17 मई 2004 को रिजल्ट आया। वाजपेयी गवर्नमेंट 1999 से 2004 तक था ना, मैंने अप्रैल में इलेक्शन हुआ था। 17 मई 2004 को रिजल्ट आया और वाजपेयी गवर्नमेंट हार गई। कांग्रेस, CPM ये सब मिलके एक हो गए और गवर्नमेंट बनाएंगे बोले। तो उस टाइम 20 इन्वेस्टमेंट की चली थी, PSU बैंकों की, ये वो चल रहा था। जब वाजपेयी गवर्नमेंट की हार जाने की न्यूज़ आ गई, रिजल्ट आया, मार्केट ऐसे क्रैश किया कि पूछो मत। मैंने F&O में मैंने पोजीशन बनाए थे, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और 1-2 चीज़ों का। एक ही दिन में, सेम डे में
इतना गिर गया, 1 करोड़ रुपए लॉस हुआ मेरे को F&O में। 1 करोड़ रुपए का लॉस उस समय पे। मैंने उस टाइम 1 लाख सिंडिकेट बैंक और 1 लाख बैंक ऑफ इंडिया बेच के हार्ड कैश मैंने उनको निपटाया कि मैं बोला बेच के ख़त्म करो, काट दो मेरे F&O पोजीशन सब जीरो था। इतने शेयर बोल के मैंने बेचा, हाथ कान लगाया, मैंने हाथ में कोई F&O में नहीं करना, मर गया। लेकिन उस दिन के क्रैश ने इतना हिला दिया मेरे को कि जो 100 वाला माल 40 रुपये रह गए। सिंडिकेट बैंक 38 रुपये आ गया था, आई वेरी वेल रिमेंबर। 100 रुपये था वो, मैंने 17 मई 2004 से पहले, 15-14 मई को 100 रुपये था और 17 मई को 38 रुपये आ जाए तो क्या सोचोगे आप। मैंने कि तो उस दिन मैं हिल गया एकदम कि मेरी इन्वेस्टमेंट सारी 40 करोड़ वाला इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ रह गया। जो इन्वेस्टमेंट था शेयर्स में, हाँ। रेट गिर गए तो एकदम हाफ हो गई एक तरह से। मैं बोला ये क्या। एंड एट दैट टाइम आई वाज बुलिश फॉर लॉन्ग टर्म इन फॉर इंडिया। मैं कंपेयर करता था चाइना के साथ। चाइना की ग्रोथ शुरू हुई थी 1990 में। 1990 में मैंने आई हैड ए डीप एनालिसिस ऑफ द होल वर्ल्ड मार्केट एट दैट टाइम। आई टेल यू 1990 में चाइना की स्टील कंजम्पशन थी 70 मिलियन टन और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 70 मिलियन टन था। एंड इंडिया के भी 70 मिलियन टन था और कंजम्पशन भी 70 मिलियन टन के अराउंड था। एंड 1990 से 2004 तक चाइना की 70 मिलियन टन से हो गई थी 400 मिलियन टन 400 कंजम्पशन भी और प्रोडक्शन कैपेसिटी भी। इंडिया मुश्किल से 90 मिलियन टन पहुंचा था। तो आई वॉज कंपेयरिंग इट विथ चाइना कि भी चाइना की वही पॉपुलेशन, माने पॉपुलेटेड कंट्री है, इंडिया भी पॉपुलेटेड कंट्री है, सेम टोपोग्राफी सेम सिचुएशन। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग इंडिया विल ऑल्सो ग्रो लाइक चाइना। उसी उम्मीद में था कि भी टाटा स्टील के ऊपर बहुत बुलिश था मैं उस टाइम। तो उसी उम्मीद में मैं इन्वेस्टमेंट करे जा रहा था। जब 17 मई 2004 की क्रैश हो गया, मैं दिमाग हिल गया। मैं बोला क्या होगा ये, मैंने ऐसे इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी एक साथ इतना गिर सकता है। तो उस टाइम तक मैंने टेक्निकल एनालिसिस की कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था मेरे को। तो फिर वहीं से थोड़ा दिमाग हिल गया। तो जैसे जैसे थोड़ा बढ़ा रिकवरी होते गया, मैं शेयर्स कुछ कुछ बेचता गया कि भाई मैंने ये तो कभी भी गिर सकता, कुछ भी हो सकता है, इसलिए एनकेस कर लो। जो मैंने 25 रुपये 30 रुपये वाला चीज़ 100 रुपये 150 रुपये हो रखे हैं, हम 500 की उम्मीद करके बैठे थे। बोली बेचो भाई, इसको कुछ नहीं पता। तो 17 मई 2004 अगर मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो आज कुछ सिचुएशन अलग ही होता। मैंने वो दिन मेरे डिसीजन को रिवर्स कर दिया उसने एक्चुअली। जो एकदम लॉन्ग टर्म बुलिश था, तो मुझे लगा कि कुछ नहीं भरोसा इस मार्केट का। मैंने एक दिन में इतना गिर सकता है। पहली बात तो कि मेरे को मैंने ये समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे, क्या मैंने गवर्नमेंट हार गया तो इतना गिर जाएगा मार्केट, ऐसे हो जाएगा। जो बढ़िया चल रहे हैं बैंक्स, वही अर्निंग है, वही सब कुछ है, और उसके बाद इस साला ये हाल है। तो ये सब हुआ, जो भी है बढ़ता गया। फिर मैंने उस तब से मैं टेक्निकल एनालिसिस शुरू किया। मार्केट में सुना इंपॉर्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल में ये चीज़ें प्रेडिक्टेड था बोल के। तो मैं बोला ये कैसे प्रेडिक्टेड है क्या। तो आई स्टार्टेड लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस एंड लर्न दैट कि यस दिस कैन ओनली बी प्रेडिक्टेड बाय टेक्निकल एनालिसिस। अच्छा, हाँ, ये चार्ट्स इंडिकेटर वगैरह ये सब। तो मैंने, क्योंकि ये ऐसे फॉल नहीं होता है, इट वाज ये फॉल बाय द ऑपरेटर। ये सारे पहले ऑपरेटर बहुत ज़्यादा अभी भी एक्टिव हैं। बिना ऑपरेटर के मार्केट नहीं चलता, बिना ऑपरेटर का कोई शेयर नहीं चलता। छोटे बड़े ऑपरेटर सब में अलग अलग अपनी अपनी शेयरों में सब लगे हुए हैं, हज़ारों ऑपरेटर हैं। तो ये ऑपरेटर गिराता है एकदम, एक सडनली जो 50% मार्केट गिरा दिया इंडेक्स, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ ऑपरेटर। एंड ये गिरने का रीज़न भी समझ में आया आगे मेरे को कि क्यों ऐसे गिराते हैं। और फिर वही ऑपरेटर चला दिया, 3 महीने में मार्केट पुराना लेवल में पहुंच गया। तो ये समझ में मैंने आया कि ये क्यों गिरता है। उस दिन इतना सस्ता मिल रहा था 38 रुपये, और 3 महीने में फिर 100 रुपये वही सिंडिकेट बैंक। बोले क्या रीज़न है, ऐसा क्यों गिरता है। तो उस समय ये समझ में आया कि F&O पोजीशंस होती है, स्पेकुलेटिव पोजीशन, मैंने दैट इज कॉल्ड लिवरेज पोजीशन। जिसके पास 1 लाख रुपया है, वो 5 लाख रुपए का 20% मार्जिन ऑन एन एवरेज काउंट करो तो 5 लाख रुपए का शेयर खरीद रखा है इस उम्मीद में कि बढ़ेगा। तो ऐसे लोग, और बढ़ी रहा है, थोड़ा थोड़ा कमा रहा है, इसलिए पोजीशन फुल बना के रख रहा है। माने 6 महीने 1 साल तक कमाने देते हैं ऑपरेटर जो है, कि बढ़ता भी रहता है। कैश में खरीदते हैं, F&O में बेचते हैं, कैश में खरीदते हैं, F&O में बेचते हैं। जो इंस्टीट्यूशन वगैरह भी सारे कैश में खरीदते हैं, F&O में बेचते हैं।
तो F&O में उधारी मिलता है लोगों को, तो उधारी खरीद लेते हैं। मैंने कम पैसा लगा के ज़्यादा शेयर ले लिए, 1 लाख लगा के 5 लाख का शेयर खरीद लिए। हाँ। और उन्होंने कैश में खरीदे 100 रुपये में, तो F&O में 101 में बेच दिए। जो इन्वेस्टर में इंस्टीट्यूशन है, ऑपरेटर हैं, तो इसी हिसाब से लोगों को मीठा मीठा प्रॉफिट आता है। फिर वो 105 हो गया, वो 101 में खरीद के, तो इन्वेस्टर तो खुश हो गया कि भाई मैंने तो अगर 1000 शेयर खरीदा तो मुझे 5000 ही मिलता है, यहाँ 5000 शेयर खरीद लिया तो 25000 मिल गया लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में, तो इससे बढ़िया चीज़ ही नहीं है। तो इसी हिसाब से आदत करते हैं। तो ऐसे जब चढ़ता जाता है एक सिचुएशन आता है जहाँ फुल हो जाते हैं लोग, जिसकी जितनी कैपेसिटी है फुल, तो वहाँ से पहले दिन थोड़ा तोड़ेंगे 5-7%, 8%। मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल होता इलियट वेव्स की 5 वेव थ्योरी। इलियट वेव्स की 5 वेव थ्योरी का पहली बार मैंने पढ़ा उस टाइम एंड समझा कि क्या व्हाट इज द 5 वेव थ्योरी, इलियट वेव्स थ्योरी। तो उसमें ये होता है कि भी टॉप में पहुंचा, वहाँ से थोड़ा गिरा, फिर वहीं से लोग घबरा गए कि एकदम हाईएस्ट तक गिर रहा, तो बेचने लगते हैं। हाँ। तो फिर देखते हैं कि वहाँ से धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया, पुराना हाई को काट गया थोड़ा। लोग कहते हैं यार बेवकूफ़ बन गया, हम नीचे काट दिए। तो वहीं से थोड़ी सी गिरते ही या ऊपर रेट में भी फिर खरीदते हैं। फिर वहाँ से थोड़ा गिरता है, दूसरी टाइम नीचे आता है, तो डर लगता है कि भी फिर गिर जाएगा क्या है। तो फिर पिछले बार से जो बॉटम बनाया था, तो उसकी लोअर बॉटम बनाएगा। अच्छा। तो लोअर बॉटम जब बनाएगा तो फिर डर जाएंगे, ये तो कर दी, मर गए, बेच देते हैं। फिर वहीं से वो चला जाएगा फिर टॉप तक। फिर नया टॉप बनाएगा? नया टॉप नहीं बनाएगा, लोअर टॉप लोअर बॉटम, माने स्लाइडिंग ऐसे होता है। लेकिन Down channel के काफ़ी अंदर रिकवर हो जाता है वहाँ से। हाँ। तो लोग कहते हैं यार गलत बेच दिए नीचे, मैंने इसको होल्ड करना चाहिए, मार्केट ऊपर है, इंडिया मार्केट कहीं नीचे नहीं है, नीचे जा से घबरा के गलत बेच देते हैं। हाँ। तो ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार होता है। 4 बार में इन्वेस्टर स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, कहीं नीचे नहीं है मार्केट, नीचे जाए तो और लो। तो 5वीं बार जब 5th टाइम नीचे आता है तो कोई नहीं बेचता है। दिस इज द कॉमन माने प्रैक्टिस, ह्यूमन बीइंग साइकोलॉजी, आई टेल यू, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया ओनली। इसी को इलियट वेव्स ने ये थ्योरी को एस्टैब्लिश किया था, इसलिए इसका नाम है इलियट वेव्स 5 वेव थ्योरी। माने एक जनरल होता है कि 5 बार एक चीज़ हो जाता है तब प्रैक्टिस हो जाता है माइंड भी, नहीं नीचे नहीं है मार्केट, 3 बार 4 बार 5 बार देख लिए। तो 5th टाइम जब नीचे आता है ना, तो उस टाइम आदमी गले तक भर जाता है कि भाई थोड़ा मैंने 100 में लिया था, अब 90 में मिल रहा है, और ले लो थोड़ा, बेचना नहीं है। पहले बेचता था, तो उसके बाद 85 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80 तक आके एक दिन रुक गया, तो सब टाइट एकदम, बिल्कुल मार्जिन है नहीं एक्स्ट्रा, और सारे जितने पैसे लग गए सारे डिफरेंस देते हुए ख़त्म, जो भी थी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी। 80 से अगले दिन सडनली 70, लोग घबरा जाएंगे एकदम कि क्या हो गया, ये इतना ऑलरेडी 100 का 70 आ गया, 80 तक तो देख रहे थे हम, 70 में किसी के बाइंग की हिम्मत नहीं है, और 70 में सब स्टंड होके देख रहे हैं। ब्रोकर डिफरेंस मांग रहा है सबसे, माने डिफरेंस लाओ, अगले दिन सुबह तक देना पड़ेगा डिफरेंस, T+1 क्लियरिंग सिस्टम में। अगले दिन सुबह ब्रोकर फ़ोन कर रहा, पेमेंट नहीं आया, तो वो कह रहा मैं दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, करके बातचीत कर रहा है कम से कम, और नहीं दे पाया। इन द मीन टाइम शाम तक कुछ लोगों का आया, कुछ रह गया, कुछ बोलते नहीं मैं कल कर दूंगा भाई, ये करके पहले चलता था थोड़ा बहुत, आजकल जैसे स्ट्रिक्ट नहीं था। माने ब्रोकर अपने पास पैसा है तो किसी का सौदा नहीं काटा, रख रखा है। अगले दिन पता लगा वो 80 का 60 हो गया। 2 दिन क्रैश करते हैं, पहले दिन 5-1%, अगले दिन 10-12% इंडेक्स वाइज। तो जो सेकेंड डे का स्ट्रोक होता है, दैट इज द फेटल स्ट्रोक। पहले दिन ही जिसके पास नहीं है, टाल रहा है, करूँगा कल चढ़ जाएगा बोल के, सेकेंड डे फ़ोन उठाना सब बंद कर देते हैं क्योंकि पहले दिन का डिफरेंस नहीं है पैसे, सेकेंड डे कहा जाएगा तो वहाँ पे 99% होते कट जाते हैं सारे। ब्रोकर के पास भी पैसा नहीं है और कहाँ से क्या करेगा, चाहे भी रोक नहीं सकता। तो उस होते सारे इतना नीचे मारते हैं, प्रेशर इतना नीचे मारते हैं, और इसको लोग कहते हैं कैसे पता लगता कि इतना तक मारेगा, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है। ऑपरेटर जो बैठा है वो इतना नीचे तक मारेगा, मान लो उसने 1 करोड़ शेयर बेच रखा है, तो उसको पता है कि कितने शेयर लोग बेच दिए, क्योंकि खरीदना उसने ही है। माने 1 करोड़ से 90 लाख शेयर उसके पास वापिस आ गया, इसका मतलब कट गए 90% लोग। पीपुल से हाउ डू ऑपरेटर नो कि भी लोग कट गए नहीं कटे, सीधा थ्योरी बताता है, लोग कट गए तो तभी आएगा ना माल उसके पास, और नीचे रेट में जिसके पास पैसा नहीं है कटते गए, तो 90% कट गए लोग, जो 10% जिसके पास हिम्मत है, पैसा है, जो भी है रोक लिए, चलो 90% लोग कट गए, वहीं से ऊपर
सीधा। लोग कहते हैं यार कल एक दिन नहीं काटता तो मैंने बट मैंने दिस इज कॉल्ड, पहले 5 वेब बना के भूमिका तैयार किया और लास्ट में 2 दिन का स्ट्रोक। दिस हैड हैपेंड ऑन 17 मई 2004। तो फ्रॉम देयर आई लर्न दिस 5 वेब थ्योरी एंड ये हुआ था कब, 2000 के बाद 2000 में क्रैश हुआ था आईटी बूम का, एंड 2004 में हुआ, 4 साल के। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस रिपीटेशन इन 2008। नवंबर 2007 से वेब बनना शुरू हो गया था, पिक बना दिया था नवंबर 2007 में, ये वेब बनना शुरू हो गया था ऊपर नीचे, एंड रेट्स वर एक्सेप्शनली हाई। मैं मेरा सारा माल वाल बेच के फुल लिक्विड कैश में बैठा था और कुछ F&O में भी बेच रखा था, निफ्टी चिफ्टी जो भी है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस 17 मई 2004 वाला एपिसोड। एंड उसके लिए क्या है कि ट्रिगर पॉइंट क्या होता, कोई बड़ा पब्लिक इशू आना चाहिए उस टाइम। अच्छा। तो उस टाइम का 2008 का पब्लिक इशू था रिलायंस पावर। 10,000 करोड़ की रिलायंस पावर की इशू था, विच गार्नर्ड 1 लाख करोड़ का पेमेंट आया उसके पास। 1 लाख करोड़ का 1 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन हुआ था उस टाइम पे। हाँ। तो मैं 100% श्योर हो गया कि भी दिस इज द ट्रिगर पॉइंट और होना है यहाँ से क्रैश। एंड 21 जनवरी 2008 द सेम थिंग अगेन हैपेंड। 20 को गिरा 5-7%, 21 को क्रैश, 6300 का इंडेक्स 4450 पहुँच गया। उस दिन फिर कट गए लोग सारे साफ। एंड जो मैं 17 मई 2004 को लॉस किया था उसका 5 गुना उस दिन कमाया मैंने। माइनस पोजिशन था, द होल, मैंने आई विल से द होल वर्ल्ड वाज क्राइंग एंड आई वाज ओनली पर्सन वाज लाफिंग। मार्केट क्रैश हुआ तो मैं बोला ये थ्योरी सच हो गई, परफेक्ट है। मैंने कोई एनालिसिस करना चाहिए कोई चीज़ का कैसे होता है, लेकिन वही है कि भी शेयर मार्केट में कोई चीज़ सर्टेन नहीं है। मैंने नए नए थ्योरी आते रहते हैं, नए नए, मैंने इट्स ए क्राउड बिहेवियर। ऑपरेटर का क्या होता है कि क्राउड बिहेवियर जैसे होगा उसको उल्टा करना है। अगर ज़्यादा लोग सीख गया ये थ्योरी और उस हिसाब से करें तो फिर ये चीज़ नहीं रिपीट होगा, डिफरेंट टाइप का होगा। और ये डिपेंड करता है लिवरेज पोजीशन क्या है उस टाइम, कैसे है, ये है। लेकिन वो सब कुछ चलते हुए 2008 में जब ये बटम लगाया 4449 समथिंग लगाया था, मैं बोला यहीं से मार्केट ऊपर जाएगा। आई स्टार्टेड बाइंग, जितनी लिक्विडिटी थी सब बाइंग कर लिया, थोड़ा बहुत F&O पोजीशन बना लिया। टाटा स्टील उस टाइम 1 लाख शेयर थे मेरे पास। आई वॉज वेरी बुलिश ऑन टाटा स्टील। मैंने ये उस टाइम था नीचे आके 500 रुपये करीब आ गया था और मैं उम्मीद कर रहा था इसको 5000 रुपये। टाटा स्टील वॉज द चीपेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड एंड मेरी दिमाग में वही था कि 400 टन मैंने कंजम्पशन में पहुंच गया चाइना, तो इंडिया अभी भी 90 में है, तो ये भी भागेगा, इंडिया के भी ग्रोथ होना है। तो इतनी स्टील की जो रिक्वायरमेंट होगी, मैंने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट नहीं लग सकता, 5-7 साल लगता है स्टील प्रोजेक्ट लगाने में। हाँ। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर हैं दे विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी। बेनिफिट्स That was my calculation and the Tata is a good management, best management in the country I will say. कोई मैनेजमेंट की हैंकी पैंकी नहीं है एंड चीपेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। दैट्स वाई आई हैड ए बिग बेट ऑन टाटा स्टील। लेकिन उसके हिसाब से टाटा स्टील खरीद लिया बहुत, बाकी सारी पब्लिशर बैंक वैंक सब खरीदे कि वो बढ़ेगा। मैं सोच रहा था 2004 से जैसे 2008 तक मार्केट डबल से ज़्यादा हो गया, 3 गुना हो गया था। हाँ। तो मैं बोला यहाँ से फिर ये बस थोड़े बहुत दिन में 2-3 महीना इस रेंज में रहेगा, फिर ये जाएगा। एंड सेम चीज़ हुआ, 2 दिन गिर के फिर 80% रिकवर करता है, फिर थोड़ा गिरता 30%, फिर वहीं से फिर रिकवर करता, धीरे धीरे हाई काट जाता है 4-5 महीने में, वही होगा बोल के। बट अनफॉर्चुनेटली दिस थिंग डिड नॉट हैपन दैट टाइम। आई वॉज फुल इन पोजिशन, इन्वेस्टमेंट, F&O एवरीथिंग। एंड उसके बाद 27 अक्टूबर 2008 को ही सेम ईयर में, मैं सोचा 4 साल के लिए छुट्टी हो गया, ये कांड 4 साल में एक बार होता है। 27 अक्टूबर 2008 में दूसरा कांड हो गया दोबारा, लेमन ब्रदर्स वाला। लेमन ब्रदर्स। सो दैट वाज बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। कितना आदमी कहाँ का देखेगा, कहाँ हिसाब, हम तो इंडिया का हिसाब रख रहे थे कि इंडिया का ये। 27 अक्टूबर 2008 के लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था। बट जैसे ये 4449 कितना लो था 21 जनवरी का, उसको काटा, आई गॉट नर्वस। मैं बोला तो क्या गड़बड़ हो गया, काटना नहीं चाहिए था लोग किसी भी हालत में।
टेक्निकल देख रहा था उस टाइम, टेक्निकल के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए था, बेच देना चाहिए था माल उसको काटने के बाद। कई दफ़े लगता है कि भाई थोड़ा सा टेक्निकली कटवा के ऑपरेटर ऊपर ले जाना चाहता है, क्या है। मैंने मन के अंदर विश्वास था कि फंडामेंटली इंडिया साउंड है पूरा, कैसे जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा। आई वॉज डूइंग फंडामेंटल एनालिसिस ऑल्सो, एंड मैंने इतना ज़्यादा फंडामेंटल था कि मैं एक एग्जांपल दूंगा टाटा स्टील का, यू विल नॉट बी एबल टू बिलीव कि हाउ कैन इट बी लाइक दिस। टाटा स्टील मार्च 2008 टाटा स्टील रिजल्ट वाल क्वार्टरली रिजल्ट वाल 25 रुपीज EPS, अच्छा 25 रुपये EPS एक क्वार्टर का, मार्च 2008, राइट। बिकॉज आई वॉज फॉलोइंग vehemently टाटा स्टील एंड स्टील कंजम्पशन ऑल ओवर वर्ल्ड, स्टील कंजम्पशन इन इंडिया, एवरीथिंग, क्योंकि बहुत बुलिश था मैं इसके ऊपर। और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में उसी हिसाब से देख रहा था, चाइना के 400 टन पहुंच जाएगा इंडिया का, तो कहाँ से माल आएगा। तो इनकी एग्जिस्टिंग वाले जो है इनकी मैंने प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। एंड वही चीज़ हो रहा था। मार्च 2008 25 रुपये EPS, टाटा स्टील रेट वाज 800 समथिंग। June 2008 Tata Steel quarterly result came, it was 50 rupee EPS. अच्छा June 2008 result was 50 rupees, and the day the result came in July 10-15 तारीख को, उस दिन टाटा स्टील का रेट था 450 रुपये। अच्छा जब 25 रुपये EPS दिखा रहा है तो रेट है 900 800 समथिंग। 800 हाँ। जब 50 रुपये EPS आ रहा है मेरी अंदाजा के हिसाब से, उस दिन रेट है 450। कैसे बेचेगा आदमी, मुझे बताओ। मैंने हाउ वन कैन मैंने बिलीव टेक्निकल को बिलीव करके बेच देना चाहिए था। जिस हिसाब से उसका ग्राफ दिखाता था, डाउनवर्ड दिखा रहा था। टेक्निकल वाज क्लियरली सेइंग सेल सेल सेल, बट आई कुड नॉट सेल, क्योंकि फंडामेंटल भी देखता था मैं वो करके। तो आई जस्ट केप्ट ऑन होल्डिंग। उससे और सरप्राइजिंग सुनो, सितंबर 2008 का जब रिजल्ट आया, दैट वाज ऑन 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को टाटा स्टील का रिजल्ट आया। 75 रुपीज EPS फॉर द सितंबर क्वार्टर EPS। 75%। 75 रुपीज EPS, 25 से 50, 50 से 75। एंड 27 अक्टूबर को टाटा स्टील का रेट था 150 रुपीज। कैन एनीबडी बिलीव? बट इफ यू सी द टेक्निकल, एट द एंड आई एनालाइज टेक्निकल। मतलब टेक्निकल तो क्लियरली बता रहा था सेल 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 सेल। मैं फंडामेंटल देख के बाई 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 कर रहा हूँ। मैंने आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ऑन दैट डे। मतलब टेक्निकल तो मैंने एवरीथिंग, एंड द पर्सन हु वाज सेलिंग ही वाज नोइंग, दैट्स व्हाई दिस टेक्निकल वाज शोइंग लाइक दिस। जो इंटरनेशनल ऑपरेटर बैठे हैं, ये सारा काम हो रहा था US से, अच्छा न्यूयॉर्क से, क्योंकि वहाँ पे भी ये इट वाज ए हैच थ्योरी। ये 9/11 का, ये सॉरी 27 अक्टूबर वाला जो लेमन ब्रदर्स का कांड हुआ, ये होना नहीं था। इट वाज ए 140 ईयर्स ओल्ड कंपनी, लेमन ब्रदर्स, नंबर 1 मर्चेंट बैंकर, माने सुपर सॉलिड। लेमन ब्रदर्स नेम इटसेल्फ वाज द माने बिग नेम, प्रीमियम नेम। नोबडी कैन बिलीव कि लेमन ब्रदर्स कैन एवर फेल। It was because the head of Lehman Brothers and the head of US government, they were at some point of time colleagues. And in 2008, one was in government and another was in Lehman Brothers, and they had rivalry. 36 का आंकड़ा था। And that fellow knowingly failed him. सबको लिक्विडिटी दिए, और भी कंपनी प्रॉब्लम में थे। फेनी मैक इंश्योरेंस कंपनी वहाँ के, टाटा AIG, सबको लिक्विडिटी हुआ द प्रॉब्लम ओनली, दे वर नॉट नेगेटिव। लिक्विडिटी नहीं होने वहाँ बैंकरप्सी अप्लाई करते हैं, बैंकरप्सी आपको डिक्लेयर करते हैं बैंकरप्ट। अच्छा तो ये सब जो वहाँ पे लिक्विडिटी क्रैश कर दिए, क्रंच कर दिए, तो उस दिन लिक्विडिटी ये जान के नहीं दिए लेमन ब्रदर्स को, और उसको फेल करा दिए। अच्छा बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, और उसके एसेट से लिक्विडेट करके बेचने गए, तो कहाँ से मिलेगा एसेट, सारे लिक्विडेट करोगे से। तो दैट्स वाई दिस हैपेंड, एंड इट हैड सो मच अ बिग रिपरकशन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि लॉट ऑफ पीपल माने ट्रेम्बल्ड। एंड इस लेमन ब्रदर्स को जो लोग प्लानिंग कर रहे थे, दे वर सेलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अदरवाइज जस्ट टेल मी, 25 रुपये EPS में 800 रुपये टाटा स्टील का शेयर, और 50 रुपये EPS में 450 रुपये तक कौन बेचेगा?
और 50 रुपये EPS का शेयर 75 रुपये EPS आ रहा, 150 रुपये में कौन बेचेगा? It was only those people who had planned all these things and they were selling. And what was their plan? How can I know? How can the whole world know कि उनकी प्लान क्या है, आगे क्या नहीं है? कैसे पता लगेगा? उनकी 2-3 आदमी बैठ के चैम्बर में प्लान किए हैं. दे आर द बिगेस्ट माने फंड मैनेजर्स, माने ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ है उनके पास, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट है. वो सारा लिक्विडेट करते जाएंगे, पैसे एक जगह जमा कर लेंगे, तो सप्लाई बढ़ेगा तो गिरेगा ही ना रेट. तो वहाँ फंडामेंटल काम नहीं आता. एंड वही चीज़ की उन्होंने सारे लिक्विडिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड से सॉक कर लिए. जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के इन्वेस्टमेंट था उनका, बेचेंगे सारा ऑल ओवर द वर्ल्ड, पैसा आएगा. और वो पैसे सारा आके एक बैंक में जमा कर दिए. तो एक बैंक ओवरनाइट तो ही कैन नॉट इन्वेस्ट. भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होगा, तो तब तक आइडियल पड़ा रहेगा उस बैंक में. तो जो आइडियल पड़ा रहेगा उस पीरियड में लिक्विडिटी शॉक हो गया पूरे सिस्टम से. तो लिक्विडिटी शॉक होने से क्या होता है? वो प्राइस क्रंच हो जाएगा एकदम. मार्केट माने लिक्विडिटी क्रंच होने से इकोनॉमी पूरा क्रैश कर जाएगा. एंड दैट वाज द रिजल्ट, दिस वाज द प्लानिंग कि लिक्विडिटी क्रंच कर देंगे तो सब मर जाएंगे. जैसे एक बार बोलते हैं ना, पवन देवता नाराज हो गए, किसी जाके गुफा में छुप गए, तो सारी प्राणी मरने लगे, माने प्लांट्स मरने लगे. तो भगवान को जाके वहाँ प्रार्थना की, उनको मना के लाए, तभी अगर फिर जिंदा हुए. ऐसे ही ये चीज़ हुआ कि सारी वर्ल्ड की लिक्विडिटी सब करके उन्होंने एक जगह जमा कर लिए. एंड उसका रिजल्ट मैं बताता हूँ आपको. अभी तक तो सुने थे आप 75 रुपये EPS इन सितंबर क्वार्टर टाटा स्टील का. व्हाट विल बी द EPS इन दिसंबर क्वार्टर? कैन यू इमेजिन? सितंबर के बाद दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट कम हुआ होगा. दैट केम इन जनवरी 2009. कितना हाईएस्ट और लोएस्ट सोच के देखो कितना आया होगा, गया होगा. 2030 माइनस. दिसंबर 2008 result came in January 2009 and Tata Steel result was 300 rupees minus EPS in one quarter. 300 उस दिन मेरा हिम्मत हार गया. मैं बोला क्या ये क्या कर रही है? मैंने ऐसे राइडिंग 25, 50, 75 और 300 रुपये EPS एक क्वार्टर में लॉस. हाउ कैन वन गैस ऑल दिस थिंग्स? दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन ऑपरेटर. जो वर्ल्ड के इतने बड़े ऑपरेटर ना, उसी वजह से हुआ कैसे? इतना लॉस कैसे आ सकता है? कि बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्रॉच इन द होल वर्ल्ड, ऑल द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉप्ड. LME में जो $600 स्टील प्राइस था, दैट केम डाउन टू 150. कंजम्पशन नहीं है कहीं पे, तो क्या होगा फिर? माल बिकेगा नहीं. टाटा स्टील वॉज क्लोज फॉर 1 month. क्लोज हो गया था वो. माल कहीं जाएगा तभी तो चलेगा, प्रोडक्शन करेंगे. नो डाउट दे टोल्ड कि नहीं अब मेंटेनेंस के लिए बंद किए हैं वो, बट माल उठ ही नहीं रहा था तो बिके. तो प्राइस 1/4 हो गया स्टील का, तो लॉस कैसे नहीं होगा? मैंने 75 रुपये इसका 300 रुपये लॉस इसलिए आया कि प्राइस इतना ना, जो कॉस्ट तो है, फिक्स कॉस्ट तो है ही है. प्लांट बंद, इधर माल जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका 300 होगा, उसका पता लगा 75 रुपये में बिक रहा है वो, तो लॉस तो होगा. दैट्स वाई इट. उस दिन मैं हिल गया कि मैं बोला ऐसा तो नहीं कि लेमन ब्रदर्स की तरह उस टाइम उसने टाटा स्टील ने कोरस टेक ओवर कर लिया था UK का. दैट वाज 3-4 टाइम्स बिगर देन टाटा स्टील. तो मैं सोचा कहीं जेलसी में ये लोग टाटा स्टील को तो फेल कराने नहीं आ गए. रियली आई हैड ए थॉट लाइक दैट. मतलब ये अगर टाटा स्टील फेल हो जाएगा ऐसे 300 2-3 क्वार्टर चल गया तो खत्म. कहाँ से सस्टेन करेगा? सही बात. 500 रुपये बुक वैल्यू था उसका, 300 रुपये तो एक क्वार्टर में उड़ गया. तो आई वॉज रियली शॉक्ड कि मैं क्या होगा क्या नहीं है. बट फिर बड़ी एनालिसिस किया मैंने पूरी होल वर्ल्ड का. मैं बोला ना ये तो सारी क्रिएटेड है, ये इट मे टेक सम टाइम, मैंने 6 months to 1 year. बट जो भी फंड्स यहाँ से विड्रॉ किए हैं बिकॉज ऑफ दिस लिक्विडिटी क्रंच, जापानी जो सब इन्वेस्ट किए थे इंडिया में, US का भी फंड, वो सारा विड्रॉ हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्रंच हो गया. वो घूम फिर के फिर आना ही है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाएगा फंड, और घूम फिर के आना ही है इंडिया इन्वेस्टमेंट सेंटर. तो आई हैव टू मेंटेन टिल दैट टाइम. कैसे भी सम और उधर सस्टेन करना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज़ सब लॉस बुक कर दिया एक बार, मतलब गए ख़त्म, कुछ नहीं होगा. एंड
आई सस्टेन्ड इट एंड फॉर्चुनेटली वन और टू बिग इन्वेस्टर्स दे हैड इन्वेस्टेड सम मनी, जिसका प्रॉफिट में था वो लॉस में आ गया सारा। छोटे से हमारे गांव के इन्वेस्टर थे, 20 लाख रुपए लगाए थे, 20 का माल उनका 40 हो गया था और 40 का 10 रह गया अक्टूबर 2008 में। तो ही वाज ऑल्सो शॉक्ड कि क्या हो गया, ये क्या है, ऐसे कैसे हो गया। वो आए हमारे गांव से, घर आए मेरे यहाँ देखने के लिए सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, बातचीत किया। मैंने कन्विंस किया उनको कि ऐसा है, अगर आप सोचते हो टाटा और बिरला फेल हो जाएंगे इंडिया में, हिंडाल को 38 रुपये रेट था उस टाइम, तो मैं बोला फिर दुनिया ही फेल है, इंडिया भी फेल है, फिर आपके जो बैंक में पैसे रखे वो भी बेकार है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो। अदरवाइज अगर इफ़ यू बिलीव इन टाटा बिरला की भी इंडिया का फेल नहीं होंगे कभी, टाइम लग सकता है, तो दिस इज़ द टाइम टू इन्वेस्ट। 150 रुपये में टाटा स्टील था पहले, जिनका शेयर ऑलरेडी टाटा स्टील लिया हुआ था, जो 800 रुपये में भी नहीं बेचा था, वो आ गया 150 रुपये। तो वो बोले देखते हैं करते हैं, और वो चले गए गाँव। फिर वहाँ से टाटा स्टील 16 मार्च 2009 आई रिमेंबर एग्जैक्ट डेट्स एंड ये यू कैन सी द वेरीफाई द ग्राफ। 16 मार्च मैं उस टाइम जो ग्राफ को फॉलो करने लगा स्ट्रिक्टली। मैं बोला जब ग्राफ से लाइन ऊपर जाएगा तब लेना है, ग्राफ नीचे नीचे है तो नहीं लेना है। तो वहाँ से जाके उन्होंने बाय दैट टाइम द टाटा स्टील प्राइस हैड स्टार्टेड राइजिंग फ्रॉम 150 टू इट रीच टू 175, राइट। एंड देयर माई टेक्निकल सिग्नल ऑल्सो स्टार्टेड कॉलिंग के भी बाई, जो मेरी लाइन क्रॉस करने से बाइंग का सिग्नल आता है, क्योंकि वहाँ लाइन क्रॉस किया था, सेलिंग का सिग्नल था, तो मैंने अगर सेल किया होता उसके हिसाब से तो मैं इतना नुकसान में नहीं होता। तो यहाँ से मैं सोचा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। जहाँ से लाइन मैं एक्चुअली फॉलो करता था, चांडी विद्या बोल के एक सिग्नल आता है, दैट इज एन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सो इन दैट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज योर ट्रेंड लाइन गोज अप, माने योर प्राइस इज रिमेनिंग अप साइड ऑफ द ट्रेंड लाइन, देन इट इज ए बाइंग। इट गोज बिलो द ट्रेंड लाइन, सेल। सिंपल थ्योरी है। तो उसके हिसाब से जब मैंने देखा कि 16 मार्च 2009 को बाइंग सिग्नल आ गया, एंड वहीं से मैंने अपनी फ्रेश स्टार्ट किया था बाइंग। एंड वो तब उनका फॉर्चुनेटली उनका फ़ोन उस टाइम आया, मैं बोले लगा दो जल्दी, जो लगाना है। तो मैंने 150 का 175 ऑलरेडी हो गया। तो बोले नहीं आप तो कह रहे हो 500 रुपये हो जाएगा, तो क्या है अभी। मैं बोला 500 रुपये हो जाएगा तो आप सोच के देखो, 150 रुपये में मेरा जो रिक्स कंटेंट था, आई वॉज टेकिंग ओनली 10 रुपीज़ रिक्स, डाउनवर्ड 10 रुपीज़, अपवर्ड 400 रुपये कि 350 रुपये। बट ये 175 होते ही मेरा रिक्स हो गया 35 रुपये। डाउनवर्ड रिक्स हैज गन अप 3 टाइम्स। डोंट कंसिडर के भी मैंने अपवर्ड तो अभी भी बहुत बाकी है, हु नोज कितना जाएगा नहीं जाएगा, बट यू हैव टू सी माई रिक्स, डाउनवर्ड रिक्स, इट हैज़ गन अप। अगर ये 200 पहुंचा तो मेरा 60 रुपये का रिक्स हो जाएगा। तो वाई नॉट टू बाई एट 10 रुपीज़ रिक्स, 25 रुपीज़ रिक्स। तो उन्होंने उसी दिन इमीडिएटली हाँ किए कि 40 लाख रुपीज़ मेरा लगा दो। 5 फैमिली का अकाउंट पहले से खुला हुआ था, दिए थे, 5 अकाउंट में 8-8 लाख रुपये लगा दो। नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने। मैं बोला ठीक है, मैंने फटाफट टाटा स्टील बाइंग कर लिया सब में, क्योंकि आई वॉज वेरी बुलिश ऑन टाटा स्टील। मतलब जब 800-900 का रखा हुआ है तो 175 में क्या बुरा है यार, जो कि बेस्ट मैनेजमेंट एंड चीपेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो वाई नॉट टू बाई दैट। एंड समथिंग आई बॉट हिंडाल को हाँ 38 रुपीज़ था उस टाइम, तो 42-43 पहुँचा था 16 मार्च तक। तो अगले दिन 175 का 180 मैंने ले लिया उसी दिन। जो बोले ना पेमेंट पहले 2 दिन T+2 था, 2 दिन बाद देना पड़ता, तो नेक्स्ट डे उन्होंने किया, मेरा काम हो गया। तो नेक्स्ट डे हो गया 180। तो फिर फ़ोन किए, बोले दिलीप और लेना चाहिए क्या। मैं बोला ले लो, आंख मिच के जितना लेना है, लेट मत करो। बोले और 40 का लगा दे। मैंने अगले दिन ही 180 में और ले लिया 40 का। अगले दिन 185, 90, फिर फ़ोन कर रहे हैं किया। मैं बोला आपको क्या मैं कहूँ, जितना बढ़ रहा है उतना रिस्क बढ़ रहा है। माने बोले 60 का लगा दे। और गांव के आदमी, छोटे से गांव के, माने ही वाज द नगर सेट हमारे गांव के, एंड शेयर्स का ऐसे नहीं पता उनको, बट ही हैड 200% ट्रस्ट ऑन मी बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। दे नो, माने बचपन से देखे आए हैं हमें, हमारी फादर को, ग्रैंडफादर को देखे आए हैं कि किस टाइप की रेपुटेड फैमिली है, कि भी झूठ नहीं बोलते कभी, जो भी चीज़ है।
एंड ऑल माई ब्रदर्स आर मैंने थ्रू आउट करियर फर्स्ट क्लास पास, 2 इंजीनियर्स, 1 डॉक्टर, 1 IAS ऑफिसर, माई सेल्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये सब चीज़ देख के मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि भी मैंने जो आदमी दे नहीं रहे थे पहले, अभी 1,40,00,000 रुपये दे दिए मेरे को। मैंने सारा खरीद लिया और 2-3 शेयर करा के मिला के, एंड उसके बाद बढ़ रहा है, डेली बढ़ रहा है। अब ये है बात मार्च की। हाँ, उसके बाद आया 18 मई 2009। 18 मई 2009, ठीक। व्हाट वाज द इवेंट डेट? 18 मई 2009। पहले 17 मई 2004 था, अब 18 मई 2009। दिस वाज द डे व्हेन सेकेंड UPA गॉट voted इलेक्शन रिजल्ट। अच्छा, सेकेंड UPA इलेक्शन रिजल्ट केम ऑन 18 मई 2009। सेकेंड टाइम UPA गॉट द वोटिंग ना। भाई पहले 4 से 9 तक था, 5 साल। फिर इलेक्शन हुआ मार्च अप्रैल में, और 18 मई 2009 को रिजल्ट आना था। ठीक है। एंड माई ग्राफ वॉज शोइंग अबव द लाइन, इट वॉज शोइंग बुलिश। मैंने दिस सेड आई हैड लर्न कि अगर कोई भी मेजर इवेंट आने से पहले अगर आपके ग्राफ ऊपर से लाइन से ऊपर चल रहा है, तो चाहे उस दिन UPA हार भी जाता तब भी मार्केट ऊपर जाता, क्योंकि ऑपरेटर प्लस पोजीशन बना रखा है। ऑपरेटर प्लस पोजीशन बना रखा है, ऑपरेटर का जिस हिसाब से पोजीशन है उसी हिसाब से वो इवेंट को एनकेज करता है। तो UPA आया फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ, मैं कहूँगा इंडिया क्या वर्ल्ड, 2 दिन कंटिन्यूस इंडेक्स कभी फ्रीज नहीं हुआ। एंड दैट टाइम 18 मई और 19 मई 2 दिन इंडेक्स फ्रीज हो गया। पहला दिन खुलते 10% फ्रीज इंडेक्स, अगले दिन खुलते ही 10% फ्रीज, और वहीं से फिर आके 1-2% ऊपर बंद हुआ। माने नीचे फ्रीज होते हुए तो बहुत देखे हैं हमने लाइफ में, ऊपर फ्रीज होते हुए फर्स्ट टाइम 18 मई 2009 को देखा मैंने इंडेक्स। एंड 2 दिन वो भी 19 को भी फ्रीज, मेरा सारा प्लस पोजीशन। यू कैन इमेजिन कि 18 मई एक दिन पहला जब फ्रीज हुआ था, मेरी जो भी F&O पोजीशन था, डिलीवरीज को तो अलग है, F&O पोजीशंस में 1,76,00,000 की डिफरेंस आया था मेरा क्रेडिट। 1,76,00,000 है एग्जैक्टली, आई रिमेंबर। क्रेडिट था मेरा, मैंने उस दिन का डिफरेंस, F&O की क्रेडिट बिल जो बनता है डेली के डेली, ये बिकॉज ऑलवेज मैं प्लस पोजीशन, मैं ग्राफ देख के चल रहा था उसके ऊपर पूरा 100% विश्वास करके। तो ये सिचुएशन मैंने होता है। तो इसी हिसाब से फिर, लेकिन सेकेंड UPA आने के बाद 2010 में कोल इंडिया का इशू आया था। अच्छा। तो जो 2008 का मेरा जो सेटबैक था, मैंने हुई somehow or other I could manage, नहीं तो लिक्विडिटी टाइट माइनस, उस टाइम अगर कोई बेचना पड़ जाता मतलब ख़त्म थे पूरा। बट लोगों की ट्रस्ट था, जिनका भी पोर्टफोलियो कर रखा था, मैनेज किया, मैंने भी इधर उधर से करके somehow or other I managed। एंड मई 2009 में एवरीथिंग ओवर, सरप्लस मार्केट, 2 फ्रीज लग गया इंडेक्स, तो यू कैन इमेजिन सारा। तो उसके बाद 2010 में कोल इंडिया का इशू आया, मार्केट बढ़ता गया। तब से इनका माल जो था 1,40,00,000 लगाए थे, जितनी 2,80,00,000 हुआ सारा बेच दिया मैंने। अच्छा, डबल हो गई। डबल। मैं बोला बेचो जो मिल रहा है। कितने टाइम फ्रेम की बात थी ये मार्च में शुरू किया था, बाय अराउंड जून, 3 महीने डबल से ज़्यादा, 3 करोड़ करीब टोटल हुआ। एंड आई सोल्ड एवरीथिंग। वो बोले क्या हुआ, क्यों बेच रहे सारे? मैं बोला बुक करो, कुछ नहीं भरोसा इस मार्केट का, साले कब गिरा देते हैं, कब उठा देते हैं, जो इतना मिल रहा है बुक करो। एंड मैंने जब बेच के सारा ट्रांसफ़र करने लगा उनके अकाउंट में, पहले दिन 50 लाख गया, अगले दिन 50 लाख गया। वो तीसरा दिन फ़ोन करके बोले रुक जा अभी एकदम इतना जल्दी ट्रांसफ़र मत करो, यहाँ की बैंक वालों की आंखें चौंकना हो रहा है कि क्या, कहाँ से आ रहा पैसे इतना। छोटी जगह है। तो दैट वाज द रिजल्ट, आई टेल यू। एंड ऑल आई ट्रांसफर्ड 3 करोड़। उसके बाद जो देना था शेयर बाद में दिए मेरे को। बट मैंने ऐसे एक डिसीजन ऐसे पॉजिटिव होता है। लेकिन उसके बाद 2000 जो सेकेंड UPA आया, द होल टॉर्मेल स्टार्टेड। गवर्नमेंट डिडंट परफॉर्म एट ऑल, सब पैसे खा के काम करते थे मिनिस्टर्स। तो ये समझ लो 2011 से 2011 ऑनवर्ड मैं फिर वही बुलिश था, चलेगा, क्योंकि इंडिया में लॉन्ग टर्म बुलिश था। बट वो मैंने पर्टिकुलरली मिड कैप स्मॉल कैप, आई हैड अर्न इन मिड कैप स्मॉल कैप मोस्टली, बैंकों में, किसी शेयरों में ये रो। 2011 के बाद सब मैंने इंडेक्स तो फिर भी बढ़ा थोड़ा थोड़ा करके, बट मिड कैप स्मॉल कैप
crashed like anything, started going down, 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 down. So frankly speaking, after 2011, my position was not good. मैंने 2011 तक तो अप्स एंड डाउन बहुत देखे ही है, तो उसके बाद बस नॉर्मल करके लास्ट में 2019 में आई स्क्वाड अप एवरीथिंग एंड सबमिट के, हाँ वाई आई मैंने सरेंडर्ड माई NSE टिकट, लेफ्ट इट व्हाट एवर इट मे बी. It was because of the nonsense rule regulation of SEBI. Yes, I am not afraid of saying this because मैंने excess of I will say कि rules regulation, compliance requirement had gone up so much कि unbelievable. Small brokers at least I will say will not be able to comply with. That's why I had to give up the ticket, and from that day 2019 onwards I am the happiest person on the earth because I felt myself free from a bonded labor of SEBI. That's all I can say. So now this is the story, and whatever you want to ask I can ask. I will. सो सर, जैसे कि आपने इतने सारे लेसन सीखे, इतने सारे टाइम देखा, तो आज भी जैसे देखते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में लास्ट ईयर देखी थी कि 90% या 95% ट्रेडर आज भी लॉस ही करते हैं. It is a fact. वाई सर, ऐसा क्यों है? It is because in the beginning, I don't know, I told that or not. In the stock market, the entrepreneurs come to raise equity, raise funds from the stock market. Yes. Through by way of equity. Yes. Right. So why do they flock into equity market, not bond market? Suppose some entrepreneur wants to set up a steel plant of 5,000 crore. Yes. And the government says, okay, you bring 1,000 crore equity capital, and take 4,000 crore loan at the rate of 12% or 10%, whatever it may be. Right. He will have a 10-time thought before taking up this project. He will think, if I don't succeed for 1 year or 2 years, the interest burden will be so much, my whole equity will be wiped out. Yes. I will be at loss. अगर 2-3 साल नहीं चला, फिर तो गए काम से, मैंने इतना बर्डन हो जाएगा कि कभी दे ही नहीं पाऊंगा, मैंने प्रोजेक्ट डूबने की पूरी नौबत आ जाएगी. तो इसलिए वो नहीं करेगा इसको. सेकंड प्रपोजल अगर उसको दिया जाए कि आप 1,000 करोड़ अपनी इक्विटी लगाओ कि 2,000 करोड़ लगाओ, 1,000 की 2,000 करोड़ पब्लिक इक्विटी रेज करो, IPO मार्केट लाओ, पब्लिक ले जाओ, मतलब एंड पब्लिक देगा, और रेस्ट 1,000 की 2,000 करोड़ आप बॉन्ड माने लोन फंड, फिक्स रिटर्न जहाँ पे देना पड़ेगा आपको, तो देन ही विल से ओके आई विल टेक अप दिस प्रोजेक्ट बिकॉज द रिस्क इज वेरी लेस देयर. अगर जाएगा डूबेगा तो पब्लिक का भी पैसा डूबेगा. And I am telling this about a genuine investor, genuine entrepreneur, man, who has got good intention, not to the other people who do fraudulent work and swap away the money. That is different thing. But for a genuine entrepreneur, I am telling this thing. He will be encouraged to set up the project under this. So why he is coming to the equity market, raising equity, he is comfortable, but raising loan is not comfortable because he thinks the equity will cost him 2-3-4%. That's all. And that too, if he earns profit, then only. Oh, I see. Mane, he has to give some dividend. And for continuously for 5 years, suppose that does not earn profit, he has to pay nothing. He has to pay nothing. Yes. And because of this, he is coming to the equity market. But if you ask an investor, कि look, you have got 1 lakh rupees, either you invest in equity, Tata Steel share, or you buy a bond of Tata Steel itself, which will give you 10% return. He will say 10% क्या, मैंने कुछ नहीं होता, इक्विटी में लगा दो मेरा इक्विटी में, क्योंकि वो देखता है ऊपर नीचे होता है, प्रॉफिट हो जाएगा, उसको लगता है कि 25% रिटर्न बना लूँगा कम से कम, तो इसलिए वो इक्विटी में आता है. तो हियर लाइज द that is called paradox of economy. देने वाला कह रहा है कि मैं 2% ही देता हूँ, मेरी कॉस्ट 2% 3% मुश्किल से, दैट टू रिस्क फ्री, जरूरी नहीं है दूँ, प्रॉफिट आएगा तभी दूंगा, नहीं तो नहीं देना है. सेकंड थिंग,
हियर आई विल से वन मोर थिंग कि पहले लोग पूछते थे शेयर्स क्या होता है, जैसे नए लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट होता है, लिखा था कि यू आर ओनर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज इज पेड अप वैल्यू दिस एंड दिस। तो वो सर्टिफिकेट दिखाता था, ये देखो ये, तो वो बोलते थे अच्छा ये ऐसा है। मैं बोला कुछ और लिखा हुआ है इसमें मैजिक इंक में, वो आप पढ़ नहीं पा रहे हो। तो मैं बताता हूँ आपको कि शेयर क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। शेयर सर्टिफिकेट ये होता है कि आप किसी एंटरप्रेन्योर को, प्रोमोटर को, मान लीजिए 50,000 रुपये दिए बाय वे ऑफ शेयर्स, 10 रुपये का शेयर इशू किया फेस वैल्यू का, 5,000 शेयर लिए आपने, तो 10 रुपये के हिसाब से 50,000 रुपये दिए जी। उसके बदले उसने एक शेयर सर्टिफिकेट दिया, ये लिख के कि तुम 5,000 शेयर का ओनर हो तुम, और 10 रुपये के हिसाब से ये हो। एंड बाकी चीज़ जो मैजिक इंक में लिखा हुआ है, व्हिच यू आर नॉट एबल टू रीड, वो क्या चीज़ होता है? वो ये होता है कि देखो उसमें नीचे लिखा हुआ है, लुक दिस मनी व्हाट एवर यू आर गिविंग इज नॉन रिफंडेबल, ये पैसा मैं कभी वापस नहीं दूंगा। फैक्ट है ये। यस। प्रोमोटर तो वापस नहीं देता ना, तुम मार्केट में बेच के जो भी जहाँ से लेते हो लो, प्रोमोटर की तो लाइबिलिटी नहीं है ना। बोला दिस इज नॉन रिफंडेबल। सेकेंड पॉइंट, कल को इस पैसे से मैं बिजनेस करूँगा, कुछ प्रॉफिट होगा, तो फिर भी मेरी मर्जी है कुछ उसमें से तेरे को बाय वे ऑफ डिविडेंड दूँ या नहीं दूँ। अगर नहीं देता हूँ तो यू हैव नथिंग टू से। फैक्ट है। शेयर होल्डर तो कुछ कह नहीं सकता, प्रॉफिट हो रहा है तभी डिविडेंड नहीं दे रहा, यार क्या कुछ नहीं है, चुप, यू हैव नथिंग टू से। थर्ड थिंग, कल को ये जो पैसे दिए हो मेरे को अनकंडीशनल नॉन रिफंडेबल, इस पैसे को मैं अपनी घर बनाने में लगा दूं तो भी तुम्हारी कुछ नहीं कहने का। इस पैसे को मैं मेरी बच्चे की शादी में खर्चा कर दूं तब भी तुम कुछ नहीं कह सकते मेरे को। शेयर होल्डर वर्चुअली क्या कह सकता है? ये तो रेगुलेटर है बैठा है, जो देखेगा वो तो अलग चीज़ है। वर्चुअली जो एसएमई आते हैं ऐसा ही होता है, जितने भी एसएमईज आते हैं यही चीज़ करने के लिए लाते हैं, उसमें से 90%। तो ये सारी कंडीशंस है कि नॉन रिफंडेबल, माने रिटर्न भी देने की गारंटी नहीं है, पैसे को मिसयूज कर लूँ उसकी भी माने मिसयूज नहीं करने की गारंटी नहीं है। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ इस सब के बाद अगर देने की इच्छा है तो दे, नहीं तो नहीं। तब भी इन्वेस्टर कहता ले तू तब भी इन्वेस्टर कहता है कि ले तू। एंड मुझे पता है, माने वर्चुअली मैं कहूँगा ये चीज़, आज आप किसी को पैसे देते हो, मेरे को पैसे देते हो बिजनेस करने के लिए, कुछ माने रिटर्न बेटर आएगा बोल के, तो कैसे दोगे, कब दोगे? जब आपकी अटमोस्ट गुड फेथ है मेरे ऊपर, जब 200% फेथ है कि आई एम ए ऑनेस्ट मैन एंड इंटेलिजेंट मैन, नॉट ओनली ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट मैन, व्हाट एवर मनी यू आर गिविंग मी, उसमें से मैं अच्छा पैसे कमाऊंगा और कुछ ना कुछ आपको जरूर दूंगा। आपकी इतना विश्वास होना चाहिए मेरे ऊपर, तभी आप अनकंडीशनली दोगे, कोई बात नहीं आप ले लो, कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो आरओआई पहली वो जज कर लेगा तो उसको। इतना ट्रस्ट किसके ऊपर होना चाहिए? शेयर मार्केट में जो कंपनियां, नई नई कंपनियां आ रही हैं, होना चाहिए उनके ऊपर, जिसके एबीसीडी नहीं पता जिसके बारे में आपको, और लोग करे जा रहे, दे रहे हैं, मैंने टोटली रिस्की बनी है। हाँ, बड़ी कंपनियां जो है हमें पता है, टाटा मैनेजमेंट है, गुड मैनेजमेंट, रीजनेबली पहले जितनी भी कंपनी आए उनके कोई परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, ये शेयर्स नॉन रिफंडेबल होने से भी मार्केट में बिक जाता है उनका, क्योंकि कंपनी अच्छी कर रही है, ग्रो कर रही है, तो पैसे आपको रिफंड मिलने की पूरी चांस है, और ग्रो करने की भी पूरी चांस है। पर्सनली आप नहीं जानते हो टाटा ग्रुप को, लेकिन बिकॉज इट इज सच ए लार्ज कंपनी, पब्लिकली यू नो कि इट्स ए गुड ग्रुप, दैट्स वाई यू इन्वेस्ट इन दैट ग्रुप। बट जो नए नए ग्रुप आ रहे हैं ऊपर के उठ के, एक यहाँ शोरूम होके तुम बोल रहा पैसे दे दो मुझे 14 करोड़ रुपए तो उसको पैसे देने का क्या मतलब है? एंड उसमें से 90%, मैं आज भी कह रहा हूँ 90% ही पैसे खा जाएंगे, नहीं मैंने मार्केट में जीरो हो जाएगा उनका शेयर, बिकॉज आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस। लेकिन क्यों दे रहे हैं लोग? वो ये देख रहे हैं कि जो अभी यूफोरिया चल रहा है, जो भी लाता है देता है, 10 में देता है कि 100 में देता है, 120 में बिक जाता है, इसलिए लगा दो बस। ओनली बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड कि 100 में देता है तो 120 में बिक जाता है, 150 में बिक जाता है, फलाना 200 रुपये हो गया, बस ये ट्रेंड देख के करते हैं, रियलिटी कोई नहीं। इट इज़ कॉल्ड यूफोरिया। एंड ये यूफोरिया कितना दिन तक चलेगा, क्या चलेगा, कुछ नहीं पता, बट 100% दिस इज योर, 2 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, 6 महीने में, 1 साल के अंदर तो डूबेगा ही डूबेगा, यूफोरिया पूरा डाउन हो जाएगा।
आई कैन से विथ बेट। तो ये शेयर मार्केट का ट्रेंड है। और जो मैं आपको जो पॉइंट कहने वाला था कि 90% इन्वेस्टर लूज करते हैं हाँ। और फिर भी लगाते हैं, तो क्यों होता है, कैसे होता है? तो ये जो गैप है कि देने वाला कह रहा है मैं 2% कि 3% देता हूँ, मेरी कॉस्ट 2-3% है, लेने वाला कहता है मैं 25% लेता हूँ, तो कैसे होगा ये? इम्पॉसिबल है। बट इसको पॉसिबल करता है स्टॉक मार्केट। क्यों, कैसे? कि ये जो गैप है 23% 22% की, ये मेकअप करते हैं जो लेने वाले 100 आदमी अगर हैं, हाँ। उसमें से 90 आदमी लूज करते हैं, 10 आदमी को ही मिलता है 25% की रिटर्न, मान लो 25-50% जो भी लेते हैं। तो ये जो गैप है, लेने वाले 100 आए तो उसमें से 5-10 आदमी को प्रॉफिट मिला, हाँ। वो सेटिस्फाइड है, मेरे 25% हुआ इसलिए बॉन्ड में नहीं लगाता है। बाकी 90% लूज करते हैं, तो उनका पैसा जो लॉस का है वो इस डिफरेंस को मेकअप करता है कि जो 10 आदमी गेन किए हैं वो कहेंगे हाँ 25-30% रिटर्न निकाल लेता हूँ स्टॉक मार्केट से। एम आई करेक्ट? हाँ, यही होता है। तो दे आर तो मैंने भाई गैप है ना, आप देख रहे हो ना जो भी, तो वो गैप कहाँ से मेकअप होगा? ये इनकी लॉसेस से मेकअप होता है। नॉट ओनली दैट, ये सेबी की चार्जेस, गवर्नमेंट की जीएसटी, एसटीटी और ब्रोकर की चार्जेस, ये सब उसी से मेकअप होता है। एंड इट इज एन इटरनल ट्रूथ। तो अभी क्वेश्चन आना चाहिए आपके मन में, जब पता है कि 100 आदमी में से 90 आदमी लूज करेंगे ही, दिस इज द ट्रेंड, स्टिल देन व्हाई डू पीपल इन्वेस्ट इन दिस मार्केट? इज इट ए जेन्युइन क्वेश्चन? हाँ। आई हैव गॉट द आंसर। एंड व्हाट इज द आंसर देयर? द आंसर इज दैट कि आप क्या समझ रहे हैं, इंडिया में 140 करोड़ जनता है, जिसमें से मान लो 70 करोड़ भी एडल्ट हैं, माने इन्वेस्टेबल लोग, जो भी समझदार लोग, थोड़ी सी माने होश आवाज संभाले, कुछ कमा के खा पी रहे हैं, जो भी है। तो 70 के 70 करोड़ तो नहीं लगाए ना इस मार्केट में। नहीं। उस 70 करोड़ में से जो 7 करोड़ की 5 करोड़ कॉन्फिडेंट हैं कि भी हम कमा लेंगे इसमें से, ओनली उतने पोर्शन लोग ही लगा रहे हैं, हाँ। नॉट ऑल। तो इसका मतलब ये है कि भी आज ओलंपिक में जाते हैं 100 खिलाड़ी जाते हैं तो एक कोई गोल्ड मेडल मिलता है ना, हाँ। लेकिन 100 के 100 क्यों जाते हैं? कि वो जीत सबको कॉन्फिडेंस है कि मैं जीत जाऊंगा, मैं गोल्ड नहीं तो ब्रॉन्ज नहीं तो सिल्वर ले ही आऊंगा। नहीं तो बेकार है, मतलब लोग कहेंगे कि अब बेवकूफ़ है, ये इतना मेहनत करके इतना खर्चा करके क्यों गया वो? पता है कि गोल्ड नहीं आना इसको, कि सिल्वर नहीं आना, ब्रॉन्ज नहीं आना, खाली हाथ आना है। लेकिन उम्मीद तो एक रहती है ना, मैंने उम्मीद, एक उम्मीद। तो जो मैं कहूँगा कि सपोज 100 पीपल आर माने कमिंग टू दिस मार्केट, आउट ऑफ 1000 पीपल, टोटल पॉपुलेशन 1000 है मान लो, उसमें 100 आदमी ही आ रहे हैं, 1000 के 1000 तो नहीं आ रहे ना। तो बाकी जो 900 नहीं आ रहे हैं वो कन्फिडेंट नहीं भैया इस स्पेकुलेशन मार्केट इसमें नहीं जाना हमें, हमने तो बैंक में ही ठीक है। जो 100 आ रहे हैं, आई विल से 100 आउट ऑफ दैट 100 आर इक्वली कॉन्फिडेंट कि मेरी 25% रिटर्न तो ले ही आऊँगा इस मार्केट से। समझे? इसलिए वो आते हैं। बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि गैप है बहुत, देने वाला देता है 2, लेने वाला लेता है 25। तो वो जो गैप को मेकअप करते हैं, ये जो 90% लॉस खाते हैं वो मेकअप करते हैं। इट इज इटरनल ट्रूथ और रहेगा स्टॉक मार्केट में, बिकॉज इट इज ए स्पेकुलेटिव मार्केट। तो ये चीज़ रहेगा ही रहेगा, इट इज एन माने इनहेरेंट नेचर ऑफ द स्टॉक मार्केट। चलो सर, इस सब पॉडकास्ट को जल्दी सम अप करते हैं। आखिर 2 क्वेश्चंस के आंसर मेरे को चाहिए आपसे। बताइए। पहला सर, जैसे कि आपने इतने डिकेड्स इसमें दिए हैं, तो आप भी जैसे बजट हर साल आता है, हाँ, तो आप भी उसके अकॉर्डिंग अपना पोर्टफोलियो शिफ्ट करते हो कि गवर्नमेंट किस जगह पे ज़्यादा अपना फंड डाइल्यूट करने वाली है या जो भी है, इसके अकॉर्डिंग आप कुछ बनाते हो, कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ करते हो ऐसा? कोई नहीं, नथिंग। आजकल तो बजट की इंपॉर्टेंस रह भी नहीं गया, पहले थोड़ा होता था। बजट की इंपॉर्टेंस कहाँ तक होता है कि कोई सी सेक्टर में पहले जैसे ये होता था एक्साइज ड्यूटी ये और वो कम कर दिए, तो अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिए तो उस इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा ज़्यादा, माने उनका रेट कम हो जाएगा प्रोडक्ट का, तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, लोग खरीदेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, इसलिए उस कंपनी का रेट बढ़ जाता था, जो भी उस कंपनियाँ उस इंडस्ट्री में है। तो किसी का
एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दिए तो लोग सोचते थे ये बढ़ गया तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, पर तो उसका रेट घट जाता था। यही इफेक्ट होता था, और वो भी टेम्पररी इफेक्ट होता था, लॉन्ग टर्म के लिए कोई इफेक्ट नहीं होता है। उनकी सबके अपने अपने परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो स्टॉक मार्केट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फैक्टर्स व्हिच टेम्पररीली इफेक्ट द प्राइसेस। उस चीज़ से वो बढ़ता घटता है, तो इट इज़ वन आउट ऑफ दैट ओनली। आई विल नॉट गिव एनी मच इम्पोर्टेंस ऑन द बजट। तो सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, हाँ। तो अब आप ज़्यादा किससे फोकस करते हो, फंडामेंटल एनालिसिस पे या टेक्निकल एनालिसिस पे? नाउ आई गिव इम्पोर्टेंस टू बोथ दी थिंग्स इक्वली, अच्छा। फंडामेंटल एंड टेक्निकल। सो हाउ दिस वर्क्स, आई टेल यू। फर्स्ट थिंग, आई एनालाइज फंडामेंटली ए कंपनी. ठीक है. What is the worth, what is the EPS, what is book value, what is price to book value ratio, all these things, right? And ultimately, what is the future of that industry? And after analyzing all these things, I consider, okay, this steel industry is good now. So thereafter, I will look into the best 2, 3, 4, 5 companies of that industry. ठीक है. Right? And उस इंडस्ट्री की 5-7 कंपनियों के देखने के बाद फिर उन्हीं 5-7 कंपनियों की जो फंडामेंटली ओके है मेरे तरफ से, हाँ. उनकी फिर देखूंगा मैं टेक्निकल. ठीक है. टेक्निकली देयर इज ए बाइंग टाइम, देयर इज ए सेलिंग टाइम. हाँ. एंड टेक्निकली यू कैन एनालाइज की वेदर इट हैज ऑलरेडी एनकेस्ड ऑल द बूम और इट हैज टेकन ए करेक्शन एंड फ्रॉम हियर इट कैन गो अप नाउ. तो that is my buying point when it has taken a correction and from here it can go up. So that will be my buying point. So here technical, I use technical here. But if a share is fundamentally not sound, like Switzerland, according to me it has got not worth more than 10 rupees, I tell you, but it has reached to 80 rupees. And during my lifetime, I have 20 times at least heard about the यूफोरिया बूम जो आज हो रहा है, ऐसे हो जाएगा बोल के हर बार खुश हो जाता था. इस बार बहुत लंबा खींच गया, 80 रुपये हो गया, नहीं तो 15, 20, 25, 30 रुपये हो गए नीचे आ जाता था ये. तो इस बार ऑपरेटर स्ट्रांग है, जो भी यूफोरिया बहुत ज़्यादा है इसलिए चला गया. एंड स्टिल टुडे आई एम श्योर इट विल कम डाउन समडे. तो क्योंकि आज की डेट में भी नेगेटिव बुक वैल्यू है उसकी. EPS 1 पैसे 2 पैसे नहीं है और रेट 80 रुपये है. तो फंडामेंटली इट इज नॉट साउंड एट ऑल. एंड इफ समबडी इज प्रेडिक्टिंग कि नहीं आगे EPS ऐसे हो जाएगा, इसी वजह से आज ले रहे हैं, मैं कहता हूँ कितना हो जाएगा बताओ जरा. जितना भी बताएगा कोई पुलिस है, उसके बाद मैं कहूँगा देन जस्टिफाई मी. अगर 5 years आफ्टर यू आर सेइंग इट्स EPS विल बी 5 rupees, तो जस्टिफाई मी द 80 rupees प्राइस टुडे. नॉट, यू कैनॉट बी. So when fundamentally this share is not sound at this price at least, technically it may be showing buying because line से ऊपर चल रहा है तो buying बताता है technical. But I will not go for that because technical को भी आजकल बहुत लोग technical follow करने लगे हैं. तो इसलिए technical को भी defy करने के लिए ऑपरेटर रेडी हैं, क्योंकि बढ़ते बढ़ते एक दिन में 80 से 60 ले आएगा. तो अब कहाँ से निकलोगे यार. लाइन से नीचे आ गया, दिखा रहा है सेल, लेकिन लग रहा कि यार क्या करूं, अगले दिन 40 हो गए स्टॉक. बट फंडामेंटली कोई शेयर साउंड है तो ऐसा नहीं होगा. होने से भी आप बैठे रहो, कोई बात नहीं. टुडे और टुमारो इट विल गो अप बिकॉज फंडामेंटल वर्थ है. इट हैज गॉट फंडामेंटल वर्थ, इट इज गिविंग रिटर्न. आपकी जो पैसा लगाया है उसके ऊपर कंपनी 10% कम से कम कमा रहा है, तो कहाँ जाएगा वो पैसे. तो दिस इज द वे वन कैन इन्वेस्ट. फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट fundamental, and if it is correct in your fundamentals, you want to buy, then go for technical gives you the clue when to buy or when to book profit. So this is the use of fundamental and technical. Okay, right. तो सर सब अप करते हैं इस वीडियो को. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी वैल्यूबल चीज़ें बताने के लिए. इतना सारा आपने सम अप दे दिया 40 साल का मार्केट का, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया. और आशा करते हैं आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी. इस वीडियो के अंदर हमने कोई भी स्टॉक टिप या किसी भी चीज़ के बारे में बताया, बस ऐसा फंडामेंटल और एक एग्जांपल की तरह यूज़ किया है. आप इसको इन्वेस्टमेंट टिप की तरह मत दिखेगा. और ऐसी और वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू.